अस्सलामुअलैकुम। घर जाके आपने कुछ और पास पेपर्स देखे और क्या आपको वो पढ़ के कुछ कुछ समझ आ रहे हैं? क्या आप उन मसलों को कुछ ना कुछ रिजॉल्व करने की पोजीशन में आए? इसके नोट्स क्लास के एंड पे ही देने। हाँ, आखिरी 5 मिनट में मैं आवाज़ लगा दूंगा, क्योंकि नोट्स साथ में होंगे तो मुझे नहीं सुन सकेंगे। जी, तो सवाल आपने देखे और आपको इम्पॉसिबल लगे? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं लगे। बहुत हलवा लगे? ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है चैलेंजिंग लगे। यानी हर सवाल है उसी एरिया में से, गिनती की चंद लाइंस हैं, वहीं से वो गोल गोल घूम के सवाल बना रहे हैं। लेकिन ये बात आपको समझ आ गई कि इन सवालों को करते हुए जो जहन में चीज़ें रखनी है वो ये है कि किसको ऑडिट करना है, ये समझना ज़रूरी है। और फिर जिसके साथ आपका मसला है ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो मसला आपको मना करता है। और सबसे ज़रूरी है उन दोनों कंपनियों का आपस में ताल्लुक़। साथ में पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड कंपनी पे 11 में से सिर्फ एक रूल लगता है, जबकि होल्डिंग सब्सिडरी पे 11 के 11 रूल्स लगते हैं। तो अगर कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरी हैं तो फिर तो आस्तीनें चढ़ा लें, तैयार हो जाएं कि आप सबको डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। और अगर एसोसिएटेड हैं तो बहुत ध्यान से ढूंढें कि क्या मसला शेयर्स वाला है। अगर शेयर्स वाला है तो आप उनको डिस्क्वालीफाई करने लगे हैं। अल्फाज फ़र्क होंगे, चीज़ें फ़र्क होंगी। और अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे ही सवाल पढ़ के आए होंगे या आपका अभी रिसर्च कंप्लीट हुई होगी, तो आपके पास मज़ीद एक दिन भी होगा। यानी कि जो हम लोगों ने टेस्ट रखना होगा उस टेस्ट में वो नहीं होगा जो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम आज कुछ भी ना पढ़ते तो मतलब वही बात है कि ये वीक जो है इस वीक में हम थोड़ा सा आगे जा सकते थे, वो हमारी वो कार्रवाई पूरी ना होती। और अगर आज ही अगला ही पास पेपर डिस्कशन कराता तो वो जो आप लोगों ने खुद से पढ़ने की ख्वाहिश थी वो ख़त्म हो जाती। ये ऐसे ही है जैसे जवाद साहब आपको सवाल दे के कहते हैं कि ये घर से करके आना है, और जब आपको पता होता है कि अगले दिन बेचारे खुद ही से सोचेंगे कि कोई नहीं करके आया होगा और ख़ुद ही करा देंगे, तो वो जो करने की ख्वाहिश थी वो भी ख़त्म हो गई। जो ठंडा बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, वो ज़रूर करके आएगा। और अगले दिन जब सर करा रहे होंगे तो उसको तकवीयत मिल रही होगी कि हाँ ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था सवाल, हाँ ये वाले पॉइंट पे सर ने जो एडजस्टमेंट ऐसे लिखी है ना, ये मैं तो जो करके आया होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो नहीं करके आया होता वो तो सिर्फ फिल्म देख रहा होता है। लेकिन तो कहने का मतलब है कि मुझे ये लगा कि मैं अगले दिन ही जो बकाया बच गए हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दूँ तो आपकी वो जो लर्निंग हो सकती है वो फारिग हो जाएगी। तो एक दिन का गैप डालें, उस एक दिन हम ज़रा कोई एथिकल बातें कर लें, कोई अच्छी अच्छी बातें कर लें। यानी आज हमने एथिक्स पे बात करनी है, वो जो मसलो मसाइल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के उसके ऊपर बात करनी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फ़ीचर्स पे बात करनी है, तो बड़ा मज़ा आएगा। इस दौरान आप वो कंपनी लॉ वाली बातों को साइड पर रख देंगे, ये सारी बात सुनेंगे। लेकिन जब आपको पता होगा कि इसका टेस्ट अभी नहीं होना तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपने याद करना है। आप घर जाके कंपनी लॉ के मज़ीद सवालों को देखेंगे। फिर कल होगा ट्रबल शूटिंग सेशन। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे तो हम आपको कल एक केस स्टडी देंगे, कोई 20-1 मिनट की, 20-25 मिनट की। आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, उसके बाद आपको वो ऑन बोर्ड सॉल्व करके बताई जाएगी, इस तरह से है। और फिर आप बताएंगे कि सर जी हमने सवाल नंबर 8 जो पढ़ा उसका पार्ट बी हमसे नहीं हुआ, सवाल नंबर जो फलाना पढ़ा उसका ये पार्ट हमसे नहीं हुआ। उस सेशन के बाद आपका चैप्टर 1 अलॉन्ग विद सारी प्रैक्टिस कवर हो चुका हुआ होगा। ख़ासतौर पे चैप्टर 1 में जो आपने देख लिया है, पार्ट 1 कुछ भी नहीं था, आपने देख लिया पास पेपर्स देख के कि असल गेम ही यही है कि आपको पसंद ही एरिया और यहाँ पे गोल गोल घुमाता रहता है और अच्छा खासा गोल घुमाता है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद फिर मंडे को जो टेस्ट होगा ना वो होगा फिर सही वाला। मंडे को वैसे तो कंपनी लॉ का है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें टोटल कर लेना चाहिए, क्योंकि खाली कंपनी लॉ के ऊपर तो कल भी एक छोटू सा टेस्ट है। तो फिर पूरे चैप्टर को कर लेते हैं। कुछ एक आध टॉपिक ऐसे जो हम उस तरह से नहीं पूछ सके पहला टेस्ट करके कि चलो पहला टेस्ट है, बच्चों पे जुल्म ना किया जाए, तो थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से कर लें। मेन फोकस कंपनी लॉ पे रखते हुए कहीं ना कहीं शुरू वाला एरिया कवर कर लें, तो आपको भी हो कि हाँ भाई ये चैप्टर मेरा कवर हो गया। ये जो ब्लॉक है ना 1, 2 और 13 चैप्टर का, इसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर 2 6-7 सफ़े में ख़त्म हो जाता है बेचारा। चैप्टर 13 भी को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और चैप्टर 13 में कोड ऑफ एथिक्स से एक लॉजिकल सवाल तकरीबन हर दफ़ा आ रहा होता है, तकरीबन मोर और लेस कभी नहीं भी आता,
लेकिन ज़्यादातर तो कल हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो कोई सवाल जवाब ही नहीं। आपका टैलेंट हो सकता है कि आप सवाल जवाब ले आएँ, लेकिन बहरहाल हमने कल अच्छे खासे सवाल जवाब कर लिए थे और कल सिर्फ पास पेपर देखे थे, और पास पेपर्स में जो आपके सवाल जवाब हैं उसके लिए हमारा कल का दिन है। तो मैंने बहुत ही खूबसूरती से अपने पास एक अच्छा टाइम बना लिया कि मुझे मौका मिल जाए 50-55 मिनट आपको एथिक्स पे भाषण देने का। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट किसे कहते हैं? कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आईकैप का मेंबर, बस पैसे कमाने वाली मशीन, लाइसेंस हो, ये कंपनी लॉ वाली बातें थी। अब हम कंपनी लॉ से बाहर आ गए। अब जनरली वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में आईकैप नामी इदारे का एक मेंबर, क्या जहन में आता चार्टर्ड अकाउंटेंट सुन के? जिसको आईकैप ने कहा हो सीए, पढ़ा लिखा आदमी, एक आम आवाम। आप लोग फिलहाल आम आवाम हैं, आप कोशिश कर रहे हैं सीए करने की। सीए को सुन के जहन में क्या आता है? आला लेवल का कोई बंदा जी, अखीर मेहनत, काबिले एहतराम, काबिले एतबार, यस, काबिले रहम जी, 30+। एक भाई ने कहा 30+, और अनमैरिड, स्टिल अनमैरिड जी। ये 1,00,000-1,50,000 तो नहीं कह रहे थे जी? नहीं, मैं फिर भी नहीं सुन सका। स्टार्टेड एट 18+, ठीक, अच्छा ठीक है, स्टार्टेड एट 18+ और 30+ पे एंडेड, और 30+ का मतलब है एनी प्लस, कहीं तक भी, ठीक है जी। तो और सीए के बारे में आप तो अंदर आए हुए हैं फील्ड में, आपको पता है मेहनत, मजदूरी, मुशक्कत, और ये बाहर से दूर से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख के क्या सोचते हैं? अमीर आदमी, बहुत पढ़ता होगा जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता होगा। देखिए कुछ अच्छी बातें भी जहन में आती हैं। जिसकी पावर मुल्क के प्रधानमंत्री से ज़्यादा हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो प्रोफेशनल हो, हर चीज़ को ना कहने वाला, हर चीज़ से मना करने वाला, एब्सोल्युटली नॉट, पढ़ा लिखा मुंशी। ऑब्वियसली देखिए, अगर आपके जहन में कुछ फ़नी ख्यालात आते हैं तो फिर तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो जो फील्ड में आके पता लगा वो बात की बात है। आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब एक दूर बैठा बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख के जो सोचता है कि एक बड़ा हाईली प्रोफेशनल आदमी होगा, बहुत ही मेहनत करता होगा, ये जब काम करता होगा तो इस लेवल का काम होता होगा कि कंपनियां जो है शशदर रह जाती होंगी, शशोपंज में मुब्तला हो जाती होंगी, ठीक है, वो इतना ज़्यादा हैरान हो जाती होंगी कि जो है ये इसने क्या काम कर दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेसिकली पब्लिक सर्विस में होते हैं ज़्यादातर। अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आम आवाम को ओपिनियन देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के फैसलों के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर लोग करोड़ों रुपया बहा देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने सेठ को असिस्ट कर रहा है और उसको कहता है कि ये मंसूबा शुरू कर लें जो कि 45 करोड़ का है, तो सेठ शुरू कर लेता है। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़बान से निकला हुआ एक जुमला। 45 करोड़ से कीमती वो जुमला है कि उस जुमले पे उसने 45 करोड़ लगा दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अवाम को ओपिनियन दिया कि ये कंपनी अच्छी है, अवाम ने उसमें अरबों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। आपका ओपिनियन इतना कीमती है, आपकी राय इतनी कीमती है, आप आगे जाके इतने ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाते हैं, आप इतना ज़्यादा कारामद हो जाते हैं कि आप इदारों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हल्का नहीं लेना, ठीक है, ये एक बड़ी प्रिविलेज चीज़ है। तो हंसी मजाक आपके जहन में अपनी जगह आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके जहन में उसका एक फ़नी इमेज था तो ऑब्वियसली आप सीए में होते ना।
सीए में होने का एक मतलब ये है कि आप सबको पता है कि आप अपनी ज़िंदगियों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज समवन जो कि बहुत ऊपर होना चाहिए। अब वो अगर नहीं होगा तो दिल टूटेगा। आप अगर एक डॉक्टर के बारे में सोचते हैं कि ईमानदारी से इलाज करता होगा और वो इलाज करते हुए बेईमानी करे, आपको दुख लगेगा। आप एक मुबल्लिग को बहुत अच्छा इंसान जानते हो और आप उसको किसी के साथ धोखा करते देखें, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप एक उस्ताद को दिल में रिस्पेक्ट देते हो और बाद में आपको पता लगे कि वो तो एक कमर्शियल आदमी था और वो तो अपने नफ़ा नुकसान के लिए आपको गलत मशवरे देता रह गया, आपको ज़बरदस्ती वो सब्जेक्ट उठवाया जिसमें उसने पैसे कमा लेने थे, तो आपका दिल टूट जाएगा। तो जब आप किसी को अपने दिल में दिमाग में रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर वो बंदा इस काबिल होना चाहिए कि आप उसे रिस्पेक्ट दें। तो जब लोग इसको एक रिस्पेक्टेबल इंसान समझते हैं तो आईकैप भी इसको ये कहता है कि यू मस्ट बी रिस्पेक्टेबल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आईकैप कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के लिए आपके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आन बान शान ये है कि उसके बारे में लोग कहें कि यार कमाल प्रोफेशनल आदमी है। सबको बताओ कि यार इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी को बताएगा नहीं। सबको बताओ ये वो काम करेगा जो इसे आता है और जो आता है वो इस लेवल पे आता होगा कि आग लगा देगा। सबको पता हो कि इसका बिहेवियर प्रोफेशनल होगा, ये आम इंसानों की तरह लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा होगा। सबको ये पता होगा कि ये बंदा अपने मफाद को साइड पे रख देगा और पहले अवाम के मफाद को सोचेगा। तो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 5 चीज़ें जो अगेन आपकी शान का हिस्सा हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की शख्सियत के अंदर 5 फूल ये नहीं लगे हुए तो वो एक थका हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी कि जो जिस लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट आईकैप चाहता है, जिस लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट आईफैक चाहता है आपको बनना, वो तब बनेंगे जब आप वो 5 मेन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। और वो 5 मेन रूल्स क्या हैं आप 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं या कम से कम आपने, हाँ MFA तो आप लोगों ने शायद ना दिया हो, तो आप लोगों ने टेक्स्ट में पढ़े होंगे 5 रूल्स प्रोफेशनल्स के। उसके अलावा FR2 अगर पढ़ लिया है तो उसमें देखे होंगे। तो आईकैप तो जगह जगह आपको बताने की कोशिश करता है। तो क्या हैं वो 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स? इंटेग्रिटी यानी आसान अल्फाज में ईमानदारी, और कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि आपने ख्याल करना है चीज़ों का, आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है चीज़ों को, और प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। हम इन्हीं 5 वर्ड्स पे आज सारी डिबेट करेंगे। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कंपिटेंस अच्छी हो, केयर से काम करे, हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, अपनी मकसदियत को जहन में रखता हो। तो ये चंद वर्ड्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़ात का खासा होने चाहिए और अच्छा खासा होने चाहिए कि नज़र आए कि यस चार्टर्ड अकाउंटेंट वो शख्स है जो धोखा नहीं देगा, वो शख्स है जो अच्छी राय देगा, वो शख्स है जो अच्छा काम करके देगा। तो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जिसको आपने हमेशा ख्वाब में देखा है, तो फिर आपको ये 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। इन 5 रूल्स में इंटेग्रिटी पे मैं सबसे एंड पे बात करूंगा क्योंकि उस पर मैं ओवर इमोशनल हो जाता हूँ। सबसे एंड पे हम इंटेग्रिटी की बात करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है, किस तरह से। कोड ऑफ एथिक्स मिनिमम एक्सेप्टेबल आपको चीज़ें बताता है कि प्रोफेशनल कंडक्ट में मिनिमम एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको लेके लोगों के जहन में सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना, तो कम से कम आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक अच्छे आदमी हैं, आप प्रोफेशनल आदमी हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स आपको ये सिखाता है, जितने भी CAs हैं उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां लॉ और रेगुलेशन भी एक अकाउंटेंट को कह देगा कि देखो आप इस वक्त ये कोड का ये एरिया फॉलो ना करो, तो ठीक है। जहां लॉ हमें मना कर देगा, याद है लॉ का जब भी क्लैश आए तो हम तो लॉ की सुनते हैं, लॉ मना कर देगा तो ठीक है हम फिर लॉ को फॉलो करेंगे। अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस नजर आए जहां आपको लगे कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कोड की ठीक नहीं होगी अप्लाई करना, तो उन केसेस में आप मशवरा कर लेंगे आईकैप वगैरह से कि कोड ऑफ एथिक्स ने कहा ऐसे करो, तो आप आईकैप से पूछ लेंगे कि सर जी हम अगर इस वक्त कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोड ऑफ एथिक्स लॉ नहीं है, वो बताना ही चाह रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था कंपनी लॉ, डिस्क्वालीफाइड तो डिस्क्वालीफाइड। ये कह रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स आपको एक मिनिमम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये वो मेयार हैं जो आप में होने चाहिए। अगर वो लॉ से क्लैश कर जाएं तो लॉ को फॉलो करना है, उनको फॉलो नहीं करना। और अगर आपको लगे कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट अप्लाई करना पब्लिक के मफाद में नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है उससे,
तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बट कानून नहीं है जिसको फॉलो करना वाजिब हो। तो एक चीज़ ये है कि अगर एक बंदा इन 5 फीचर्स में से किसी एक में कम है तो उसको कानूनी एतबार से सज़ा नहीं है, लेकिन अगर वो उस फीचर को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर ले तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। 5 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पहले भी सुने हुए, अक्सर लोगों ने, एक एक करके ज़रा इन पे बात करते हैं। इंटेग्रिटी पे बाद में बात होगी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब मकसद, अपने मकसद से स्टिक रहे, इर्द गिर्द की अट्रैक्शन उसको अपने मकसद से डामाडोल ना कर दे। मैं अक्सर एक सवाल लोगों से पूछता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? शादी करना? नहीं। आज साथ साथ नौकरी करना? नहीं। टाइम से पेपर्स पास करना करंटली। तो अगर एक काम करने से आपके पेपर जल्दी पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फिल्में देखने से आपके पेपर पास होने पे इम्पैक्ट आए तो आपको फिल्में नहीं देखनी चाहिए। कुछ ऐसी सोहबत जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे, वो सोहबत छोड़ देनी चाहिए। यानी अगर आप में मकसदियत है, आपका मकसद क्या है? आपने पेपर पास करना है, तो मकसदियत कहेंगे कि आपकी हर वक्त की एक्टिविटी में आपका वो मकसद झलक रहा हो, और इर्द गिर्द की कोई अट्रैक्शन, कोई और चीज़ आपको बाइस ना कर दे, आपको अपने मकसद से इधर उधर ना कर दे। तो हर वो चीज़ जो आपको आपके मकसद से डामाडोल कर देगी, आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करेंगे या उस माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने मेन मकसद पे स्टिक रहें। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एक मकसद है, जो नौकरी कर रहा है उसका एक अलग मकसद है, जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका एक अलग मकसद है। तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने मकसद को समझे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उसे पता हो कि मैंने क्या काम करना है, और कोई किसी अट्रैक्शन की वजह से, किसी और लालच की वजह से, किसी भी बात की वजह से अपने मेन मकसद से लेफ्ट राइट ना हो, अपने मकसद पे कायम रहे। तो मकसद पे कायम रहने का मतलब आप अनबाइस्ड रहें। मकसद का मतलब ये है कि आप स्टिक रहें कि आपने जो काम करना है आपको पता होना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ आपके कदम डगमगा ना दे जो कि आपको अपने मकसद से हटा दे। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिविटी की, तो ऑब्जेक्टिविटी को किताब जिन अल्फाज में बताती है, नॉट टू कंप्रोमाइज देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। किसी भी किस्म के इंटरेस्ट की वजह से, मफाद की वजह से, किसी भी बायस की वजह से आप अपनी वो जो जजमेंट है, अपनी जो ओपिनियन है, अपना जो वो वाला मामला है वो ख़राब नहीं करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड अच्छी पढ़ाई, तो आप किसी भी रुकावट को उसमें नहीं आने देंगे, किसी वजह से किसी और चीज़ को देख के जज्बाती होकर पढ़ाई नहीं छोड़ देंगे। तो फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक को सर्व कर रहा है, वो पब्लिक को सर्व करते हुए अपनी नीयत ख़राब नहीं होने देगा, और किसी भी जगह कोई अट्रैक्शन उसको अपने मेन मकसद जो कि पब्लिक को सच्ची ओपिनियन देना है उससे ना हटा दे। बात समझ आ रही है? A CA shall not undertake a professional activity if circumstance or relationship unduly influences the accountant's professional judgment regarding that activity। आप ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिस काम को उठा के आपको नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको वो काम सही से ना करने दे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका ज़ाती मफाद हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आप वो काम सही से नहीं कर सकेंगे, आपको वो नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि अनलेस वो बहुत ही सीनियर और बहुत ही प्रोफेशनल हो, वो अपनी ही सगी औलाद का ऑपरेशन नहीं करे तो उसके हाथ काम जाएंगे, वो घबरा जाएगा, वो उतनी परफेक्ट काम नहीं कर सकेगा जितना वो किसी और का इलाज करते हुए कर सकता है, अनलेस कि वो इतना एक्सपीरियंस है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो जो उसको लेवल ऑफ क्वालिटी गिराने में मजबूर कर दे। बात समझ आ रही है? छोटी सी बिल्कुल आसान सी बात है ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड। फिर एक स्टेप आगे चलें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आप जो सर्विस दें, जो जॉब करें, जो नौकरी करें, वहाँ आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। मुझे अगर टैक्स का काम नहीं आता और मुझे कोई आके कहे कि मेरा टैक्स का काम करके दे दे, मेरे से 2 लाख रुपए ले लें, तो मैं कहूँगा सॉरी मुझे टैक्स का काम नहीं आता। और अगर वो कहे 20 लाख ले लें तो मैं कहूँगा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा सा आता है। वो अगर कहे 2 करोड़ ले लें, क्या आप बात कर दी, मुझे ही तो आता है और किसको आता है। अब वही बात हो गई ना कि ऑब्जेक्टिविटी हिट हो जाती है
जब कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो अगर मुझे काम आता है तो मुझे वो करना चाहिए, मुझे नहीं आता तो पहले मैंने देखना है कि क्या मैं अपने आप को इक्विप कर सकता हूँ। अगर ऑडिट फर्म को सिर्फ ऑडिट आता है फिर तो वो कभी भी कोई भी और काम नहीं करेगी, वो करेगी, वो अपने आप को ट्रेन करेगी, वो रिसोर्सेज लेके आएगी, वो अपना डिपार्टमेंट बनाएगी, अलग अलग ऐसे पार्टनर्स के साथ एफिलिएशन करेंगे जिन पार्टनर्स का वो वाला एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। तो अगर आप प्रोफेशनली कम्पिटेंट है तब आप एक काम करेंगे, और अगर आप ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं है तो आप कम्पिटेंस को एक्वायर करेंगे, आप सीखेंगे समझेंगे, क्योंकि 20 साल पहले जो पढ़ा होगा और आज जो हो रहा होगा उसमें बड़ा फ़र्क होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सच अ पर्सन जो प्रोफेशनली ना सिर्फ कम्पिटेंट है बल्कि अप टू डेट भी है, अपने आप को इक्विप करता रहता है, अपने आप को हर वक्त आउटडेट नहीं होने देता। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टीचर टैक्स पढ़ा रहा हो और वो टैक्स आपको वो पढ़ा रहा हो जो उसने अपने ज़माने में पढ़ा था, वो आज की नॉलेज पढ़ के आपको बताएगा। जो आपको ऑडिट पढ़ा रहा होगा वो आज के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑडिट पढ़ा रहा होगा, ना कि 20-25 साल पुराने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनली कम्पिटेंट होना चाहिए, कम्पिटेंस नहीं है तो एक्वायर कर ले, हासिल कर ले। एज अ टीम अगर कहीं ऑपरेट कर रहा है तो टीम में देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कम्पिटेंस। आईकैप इस पे काम कर रहा है, आईकैप सीपीडी एक्टिविटीज़ करवाता है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उन्हें पता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को कह दिया कि जी आप लोगों ने काम करना है, हर वक्त अपने आप को अप टू डेट रखना है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए, सारा कुछ है। अब मुझे उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया और मुस्कुरा दिया। अब मैंने 2009 में आखिरी दफ़ा अगर IFRS पढ़े और अभी IFRS फलाना क्या कहता है फलाना कहता है, अगर मुझे नहीं पता तो शायद मेरे दिल में कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश जाग भी नहीं रही कि मैं वो पता करूँ। और अगर मुझे कहा जाएगा देखो अपने आप को अप टू डेट रखना, तो मैं ख़ास लेवल तक की अप टू डेट रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। अगर मुझे कहा जाए कि आपने हर साल कोशिश करनी है कि कुछ सीखने पे कुछ टाइम गुजारें, तो मैं कहूँगा जितना टाइम मैं सीखने पे गुजारूँ मैं कमाने पे क्यों ना लगा दूँ। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा करेगा। ताकि अपने बड़ी मज़े की शर्त रख दी, उन्हें कहा ये जो नाम के साथ ACA लिखा है ना, ये नहीं लिख सकते अगर आपने CPD की रिक्वायरमेंट पूरी ना की। औसतन पर ईयर 40 आवर्स, ये 3 ईयर्स का साइकिल होता है 120 आवर्स का, 40 आवर्स औसतन हर साल मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरा नॉर्मल काम नहीं है, मुझे सीखना है। नए IFRS आएंगे, आईकैप ट्रेनिंग वर्कशॉप रखेगा 4 घंटे की, मैं वहाँ जाके अटेंड करूँगा, वो 4 घंटे मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। कोई नया लॉ आया है, आईकैप उस पर सेमिनार करेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने कोई आर्टिकल लिखा, मैंने किसी खास सब्जेक्ट पे रिसर्च की, उस पर आर्टिकल लिखा, मैं आर्टिकल लिखूँगा, उस आर्टिकल के बदले मुझे 10 क्रेडिट आवर 5 क्रेडिट आवर्स मिल जाएंगे। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने औसतन साल में 40 घंटे ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसने उसने अपने आप को अपग्रेड किया। तो ऐसे में मैं अगर IFRS की ट्रेनिंग लेने जाऊँगा 4 घंटे की, तो मुझे मिलेंगे 4 आवर्स, क्योंकि मैंने 4 घंटे सीखा। वो जो सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा उस IFRS को समझा रहा है, उसको 5 टाइम क्रेडिट आवर्स मिलेंगे, क्योंकि वो इतनों को अगर सिखा रहा है तो उसने खुद कितने आवर्स लगाए होंगे उसके ऊपर, जो इस पोजीशन पे आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखा रहा है। तो जो वहाँ पे डिबेट कर रहा होगा, जो वहाँ पे ओरिएंटेशन दे रहा होगा, जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, उसको उतने टाइम्स आवर्स मिल जाएंगे। फिर अगर कोई किताब लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है कोई इस तरह से, तो आईकैप ने एक बड़ा मज़े का सिस्टम रखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर साल पैसे देने के साथ साथ अपने औसतन 40 आवर्स पूरे रखें। तो फिर ये होगा कि एक फर्म का पार्टनर उसके 18 आवर्स हुए और 22 आवर्स नहीं हुए और ईयर एंड आ गया और उसे समझ आ रहा है कि मेरा नाम के साथ से ACA FCA वगैरह हट जाएगा, तो फिर उसको अपने 22 घंटे की ट्रेनिंग पूरी करनी है। और जैसे तैसे करे, आईकैप ने मुख्तलिफ प्रोग्राम दिए, मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज दिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दी। वो उन एक्टिविटीज़ अपने नाम के ACA को बचाने के चक्कर में अपने आप को अपडेट कर देगा। ACA पेंडिंग लेक्चर्स की तरह। अब ACA बेसिकली नाम के साथ जो ACA का वर्ड लिखते हैं, इसके लिए आपको आईकैप की शर्तें पूरी करनी होती हैं। शर्तों में से एक शर्त है पैसे और दूसरी शर्त है CPD आवर्स पूरे होने चाहिए। ACA हट जाए नाम के आगे से तो आप अपने आप को आईकैप का मेंबर नहीं कह सकते। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन मेंबर नहीं है। अगर ये ऑप्शन रख दें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो पैसे हैं, फिर तो सारे ही पैसे से खरीद लेंगे। आपको पता है CA फाइनल के जब एक पेपर में बच्चा फंसा हुआ होता है ना, वो अक्सर आके कहता है सर कोई तरीका है मैं 20 लाख दूं, मेरा ये पेपर खुद ही से क्लियर हो जाए।
तो हम कहते नहीं, आप 16,000 रुपये दो, आपका पेपर क्लियर होगा। उसका एडमिशन कर लेते हैं अपने पास तो उसे पढ़ाते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ट्रांसपेरेंट इदारा है कि यहाँ पे पैसे, क्योंकि उन्हें पता है सब पैसे वाले हैं, या जो पैसे वाला नहीं है, जो फाइनलिस्ट बैठा है जिसको पता है कि यहाँ पे सीए होना है मेरा, मैंने 5 महीने में पूरा कर लेना अपना सारा नुकसान, तो पैसे दे के ये वाले आर्स नहीं मिलते। इन आर्स के लिए आपको खुद जाना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। हाँ, कुछ सियाने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने किसी मैनेजर को या अपने किसी ट्रेनी को कहते हैं कि वहाँ जाना है, अच्छा सा ज़रा सूट शूट पहन के बाबू बाबू बन के जाना है, वहाँ जाके अटेंडेंस में मेरा नाम लिख देना है और मेरे साइन करके आ जाना है। ठीक है, अब वहाँ पे हर बंदे को वो उसकी शक्ल देख के तस्वीर के साथ तस्वीर थोड़ी मैच कर रहे होते हैं। लोग आए बैठे, ट्रेनिंग अटेंड की जाते हुए साइन कर गए, अटेंडेंस वगैरह मार्क कर गए। तो कुछ लोग फिर थोड़ा सा इस तरह की 2 नंबर तरीक़ों का सहारा ले रहे होते हैं। ट्रेनिंग के फ़ायदे हो जाते हैं, मुफ्त में उसे एक तो खाना मिल जाता है, ठीक है, एक दिन अपनी फर्म से हट के गुजारता है, ज़ाती तौर पे कुछ सीखता है, बस कोशिश करता है कि कोई उसके पास आके ये ना पूछ ले आप कौन सी कंपनी में सीएफओ होते हैं। तो वो बेचारा फिर नीवा नीवा होकर ज़रा ना लोगों से दूर दूर रहता है कि कोई मुझे आके देख लिया, उसने हल्की सी भी बात की तो उसे पता लग जाना है क्या है ना, मतलब गला ही बनिया ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो सीपीडी, तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट से होता ही है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तो इसलिए करेंगे कि अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फारिग हो जाएंगे। भाई नया ऑडिट का स्टैंडर्ड आया और मुझे नहीं आता तो मैं तो फारिग हो जाऊंगा टीचिंग में। तो एक तो मुझे इसलिए अपडेट होना है कि मैंने कमाना है, और एक इसलिए अपडेट होना है कि ICAP ने मुझे कहा है। तो ये सिस्टम ऐसा बनाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपने आप को बहुत आउटडेट ना करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 20, 25, 30 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज की टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। नहीं, असल में फिर वो वही बात है कि वो उस टाइम को जो कंपनसेशन भरेंगे, अपने आवर्स पूरे करेंगे, दोबारा से वो जो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे और फिर से बन जाएंगे। जी ठीक है, ICAP को कैसे पता लगेगा? ICAP फिर आपसे कहता है कि हमें एविडेंस दें। अगर आपने अपने आप को अपडेट किया है तो उसका कोई आउटकम होगा, कुछ तो किया होगा उसके बाद या तो कोई किताब बनाई होगी, या आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग की होगी, या आपने किसी एक रजिस्टर्ड इदारे में जाके रजिस्टर्ड तरीके से पढ़ाया होगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। अब अगेन हमारा जो सीपीडी पोर्टल है वहाँ पे हम अपडेट कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। एक तो ICAP की एक्टिविटीज़ हो गई ना, उसके अलावा कुछ और इदारे भी कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप वो एक्टिविटी अटेंड करके आप उसका सर्टिफिकेट भेजते हैं, वो उसे वेरीफाई करते हैं क्या ये जेन्युइन एक्टिविटी है। अगर है तो आपको उसके आर्स भी मिल जाते हैं। सेम गोज विद कि अगर मैंने IFRS देखा और उसके ऊपर मैंने वर्किंग की और मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई तो मैं उनको भेजूंगा कि दिस इज़ माई रिसर्च ऑन दिस IFRS, मैंने इसके ऊपर सर खपाया है। ठीक है, अब ये जजमेंटल बात है ना, वहाँ पे भी जो अप्रूव करने वाले हैं उनको भी पता है कि किस चीज़ पे कितना टाइम लगता है। इन्होंने फिर कुछ चीज़ों पे कैप भी लगा दी है, कुछ चीज़ों पे वो कहते हैं कि जितना आपने टाइम स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP में लाइब्रेरी में जाके बैठे और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबें, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेक्शन अलग बना होता है, अगर आप कभी लाइब्रेरी गए हो तो उनके लिए एक सेपरेट रूम बना हुआ होता है। अगर वहाँ गए, उन्होंने अटेंडेंस मार्क की है और 2 घंटे बाद वो उठ के वहाँ से गए हैं, तो दिस इज़ एज्यूम्ड कि उसने 2 घंटे तक बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। यानी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकाल के उस बिल्डिंग के अंदर आके उस कमरे में 2 घंटे तक बंद रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट किया होगा। और जाहिर है वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि बंद कमरा है, वहाँ उनके नुमाइंदे भी बैठे हैं। अब उनके नुमाइंदों के सामने तो नहीं टांग पे टांग रखी और आप फिल्म देखेंगे, तो आप जो भी कर रहे होंगे समझा जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो ये कहते हैं कि इन 40 आवर्स में से 50% यानी कि 20 आवर्स कम से कम ऐसे हों जो 100% वेरीफाइबल हो। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो फलाना ICW वालों ने अब ये वर्कशॉप कराई थी, फलाना वो इस तरह से मेरे तक वो CD पहुंची, मैंने वो CD जो है वो $100 की ख़रीदी है, उस CD से मैंने ये 3 स्टैंडर्ड अपने अपडेट किए हैं, ये CD थी, ये प्रोग्राम था फलाना। तो अब पता नहीं उसने किया या नहीं किया, लेकिन आधे तक इसमें मार्जिन है प्रोफेशनल उसका, कि जी प्रोफेशनल कह रहा है और बता रहा है तो चांसेस हैं कि सही कह रहा होगा। तो आधा मार्जिन दे देते हैं, आधा नहीं देते।
हर 3 साल में 120 आवर्स पूरे करने होते हैं। किसी साल अगर आपके 40 से कम आवर्स हैं तो अगले साल आप ज़्यादा आवर्स करके, मतलब आपने 3 साल के साइकिल में अपने 120 आवर्स पूरे करने हैं। उसके बाद फिर दोबारा 3 साल का साइकिल शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने कहा आपके ये आवर्स काउंट होते हैं जो आप पढ़ाते हैं। टीचर के बारे में गुमान ये है कि अगर वो 1 घंटा क्लास में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अपने आप को उस सब्जेक्ट में इतना अप टू डेट किया है कि वो प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के काबिल हो गया है। पहले ये एक्चुअल आवर्स क्लेम करने देते थे, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं जब क्लेम करने बैठा तो 1700 आवर्स मैंने उस ईयर में क्लेम कर लिए थे। तो फिर उन्होंने उस रूल को थोड़ा चेंज किया और कैप लगा दी कि एक बंदा अगर टीचिंग कर रहा है तो वो एक पूरे सेशन की टीचिंग में 20 आवर्स काउंट करवा सकता है। फिर किताबें लिखने से 40 आवर्स मिलते हैं। अगर एक बंदे ने किताब लिखी है तो पहले रूल होता था नंबर ऑफ पेजेस जितने होंगे पर पेज 1 घंटा, ठीक है। तो हम लोगों के तो ये बहुत सरप्लस में बह रहे होते हैं, लेकिन बताना ज़रूर पड़ता है। अब मैंने पिछले 2 साल से बताया ही नहीं, तो अभी पिछले दिनों मैं जब देख रहा था तो मैंने अभी रिमाइंडर लगाया हुआ है कि मैंने अपने CPD के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अब किया हुआ मैंने, लेकिन वहाँ नहीं। फिर अगर ICAP में मैं जाके कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ तो जो अटेंडीज़ हैं उनके जितने आवर्स लगे उसके 5 गुना मेरे आवर्स ऐड हो जाएंगे। तो मैं ICAP में तकरीबन अब तक कोई 20-25 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस करा चुका हूँ, तो ये ऐड होता चला जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन कैप लगा दी ना उन्होंने कि यहाँ इतने आवर्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नहीं, अच्छा ये जो वो है, नहीं ये एक नई वर्किंग नहीं है ना, नई वर्किंग को तो उसके, हाँ मतलब किताब, मैं समझा आप कह रहे हैं इस किताब के आपको मिलेंगे, इस किताब से मुराद है ऑडिट की किताब जब लिखी तो उसके नंबर मिले। जी सर, जो रिवीजन सेशंस वगैरह आप करवाते हैं उस पे मिलते हैं। हम तो सरप्लस में, हमसे तो मतलब अगर ICAP ये मौका दे दे ना, हाँ ICAP मौका दे दे कि आप ट्रेड कर सके, तो हम तो बेचें अपने क्रेडिट आवर्स कि यार ये इतने पड़े, ले जाओ ले जाओ। जी ये 3 साल के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे? दोबारा स्टार्ट होते हैं, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। नहीं तो मैं 30 साल के तो पूरे कर चुका था। चलता रहेगा, ये ताहयात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मरते दम तक सीख रहा होता है, या लोग समझते हैं कि वो सीख रहा है, या उसे सीखना चाहिए। अगर वो किसी रिटायर भी हो जा रहे कंपनी वगैरह से, या तब भी वो स्टिल वो सीखता है। कभी रिटायर चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा आपने? नहीं होता रिटायर, ना रिटायर होता ना मरता है। बेहतरीन, मतलब बड़े अरसे तक सर्व करता है। आप फर्म में देखें इतने इतने सीनियर पार्टनर्स मिलेंगे और उनमें से अक्सर की डेथ उस वक्त नहीं होती जब वो रिटायर हो गए होते हैं, वो ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो रही होती है। 80-80 साल 85-85 साल की एज में होते हैं और वो सर्व कर रहे होते हैं। नहीं ये नहीं, FC है जी। तो कहने का मतलब है कि वेलकम टू दिस लाइफ। जब आप इस लेवल पे होते हैं ना तो आप अपने दिमाग को मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप बाकियों से मुनफरिद हैं। ये तभी तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं कि आपको प्रोफेशनली कम्पिटेंट होना है। मतलब वो 80 साल का बंदा भी एक बहुत बड़े प्रोफेशनल से बहुत ऊपर लेवल की सर्विस दे रहा होता है, और वो भी अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे एज में लोग जो है वो सुनना छोड़ देते हैं ऐसे बाबों को, वो कंपनियों को करोड़ों की एडवाइसेस दे रहा होता है। ठीक है, ये नई स्कीम तो नहीं चलाई ICAP, पिछले 20-25 साल से ऐसा कर रहा है। सोशल मीडिया अब है ना, अब सोशल मीडिया ज़्यादा है। पहले ICAP अगर फ़र्ज़ करें मोरो में जाके एक स्कूल में बता के आया कि उन्होंने मतलब CA क्या है, तो आपको तो यही नहीं पता कि मोरो है कौन सी जगह पे, फिर मोरो का स्कूल तो। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया मौजूद है तो सोशल मीडिया से पता लग जाता है, और ऊपर से हमें लीडरशिप भी ऐसी मिली जिसने कहा कि भाई काम करने के बजाय दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आदी भी हो गए। अब अच्छा काम भी करके सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ता है। हम टीचर क्लास में जो मर्जी अच्छा काम कर लें, हमें सोशल मीडिया पे भी जाके कुछ ना कुछ वहाँ पे वो चीज़ें शेयर करनी होती हैं कि यार ये नोट्स हैं, ये हैंड आउट्स हैं, ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। ज़माना बदल गया है। असल में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पास ICAP नहीं करना है ना। तो यहाँ तादाद डॉक्टर्स की ज़्यादा क्यों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़्यादा क्यों नहीं है, अगर वो इतने ही अच्छे लोग हैं?
क्योंकि उनकी एजुकेशन डॉक्टरी से बहुत ज़्यादा मुश्किल है पास करना। डॉक्टरी में एंटर होकर कहीं ना कहीं टूटा बज्जा आप टकरें खाते खूते पास कर लेते हैं। जी अच्छा, सर से दोस्ती अगर हो जाए, अच्छा चक्कर है वहाँ, हमारे वो चक्कर नहीं है। ICAP के प्रेसिडेंट का बेटा भी होगा तो पेपर में फेल हो रहा होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप ये देखें कि कितनी इंटेग्रिटी है सारे प्रोसेस में। एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी भी प्रेसिडेंट का बेटा अगर कभी पेपर दे रहा है, ICAP के बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके बेटे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और उनके बेटे भी इस वक्त CA ही कर रहे हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कैमरा बंद होने के बाद आपने एग्जांपल पूछनी है, मैं आपको 2-3 नाम बता दूंगा। ठीक है जी, चलें फिर आगे, एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कंपिटेंस हमें समझ आई। ये ड्यू केयर क्या चीज़ है? एहतियात से काम करें तो केयर लिख देते। ड्यू क्या होता है? जितनी वाजिब है, ड्यू केयर। फॉर एग्जाम्पल, पीछे हमने 8-10 सफ़े पढ़ लिए 4 दिन में और 3 सफ़े पे 4 दिन लगा दिए, ये ड्यू केयर है। जिस चीज़ को जितनी केयर देना ज़रूरी है उसको उसका उतना हक अदा किया जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सिर्फ प्रोफेशनली कम्पिटेंट होगा बल्कि वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज़ करेगा और उसे पता होना चाहिए कि वो अपने काम में कौन सी चीज़ को कितनी ज़्यादा केयर से करने की ज़रूरत है। जितनी डिलीजेंस जहाँ रिक्वायर्ड है, जितनी एफर्ट जहाँ रिक्वायर्ड है, उतनी एफर्ट उतनी डिलीजेंस उस जगह पर पुट करना ज़रूरी है। बात समझ आई? इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एजुकेशन के अंदर बात की कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने 4 दिन में जितना पढ़ाया और अगले 4 दिन में जितना पढ़ाया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मुझे पता है कि उन 4 दिनों में जो पढ़ाया उन 10 सफ़े से टोटल सवाल कितने आने हैं और उनकी नोयत होनी है सीधी, और इन 3 सफ़ों से जो आना है उनकी नोयत होनी है बड़ी पेचीदा। अब ये अगर मैं कंपिटेंट भी हूँ तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि आई मस्ट नो कि मैं जो सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ उसमें मैंने कहाँ पे ड्यू केयर दिखानी है, मैंने कौन सी जगह लोगों को 4 चैप्टर तेज़ी से पढ़ा देने हैं कि अच्छा ठीक है बस ऊपर ऊपर से देख लो, और कौन सी जगह एक चैप्टर पे 1 महीना लगा देना है। एक चैप्टर ऑडिट में ही आएगा जिसमें महीना लग जाएगा। तो दैट इज़ ड्यू केयर। प्रोफेशनली आप अगर सर्विस दे रहे हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितना ज़्यादा केयर डिमांड कर रही है, कौन से ऐसे काम हैं जो डेलीगेट हो सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो खुद करने हैं। तो ड्यू केयर से काम करना है, जिस चीज़ पे जितनी केयर देनी ज़रूरी है उतना काम करना है, और आपको कम्पिटेंट होना है। इंग्लिश देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप अगले दिन उसमें फंस जाते हैं। मेंटेन एंड अप्लाई प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू एंश्योर दैट क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स रिसीव कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। या आपका कोई एम्प्लॉयर होगा या आपका कोई क्लाइंट होगा। 2 ही तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, एक होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो फर्म्स वगैरह में होते हैं, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इन बिजनेस जो किसी बिजनेस में नौकरी कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। यानी कि एक तरफ नौकरी होती है और एक तरफ पब्लिक सर्विस होती है। तो मैं एम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूँ कि मैं एक इदारे में मेरा एक एम्प्लॉयर है और जो ऑडिट फर्म में बैठा हुआ है वो उसके क्लाइंट्स हैं, तो वो क्लाइंट्स को सर्विसेज देगा, मैं एम्प्लॉयर के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ अगर मैं जॉब कर रहा हूँ। अब हमारी तो जॉब ऐसी है कि हम सर्विस एक थर्ड पार्टी को दे रहे हैं जो कि मोर और लेस पब्लिक का ऐसा है। अदरवाइज अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता तो मैं कमरे में बैठ के कुछ ना कुछ काम कर रहा होता और मैं अपने एम्प्लॉयर को देखता। तो आपने अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देनी है, आपने मेंटेन रखना है अपने नॉलेज को, आपने अप्लाई करना है अपने नॉलेज को, डिलीजेंटली एक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक आपने डिलीजेंटली काम करना है, केयरफुली करना है, थॉरोली करना है, टाइमली बेसिस पे करना है जब भी आपने सर्विसेज देनी है। ना सिर्फ अटेनमेंट रखनी है प्रोफेशनल कंपिटेंस की बल्कि मेंटेन भी रखना है, जैसे CPD। Maintaining professional competence require continuing awareness and understanding of relevant technical, professional and business development. Continuing professional development enable a CA to develop and maintain such competence. ये जो CPD टाइप की चीज़ें हैं, continuing professional development, ये आपको ये मौका देती हैं कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें। मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि बेसिकली काम किस तरह से कर रही है। CA shall also take reasonable steps to ensure that those working under his authority have appropriate training and supervision.
सिर्फ पार्टनर ही ना कम्पिटेंट हो, उसके नीचे टीम में जो मैनेजर्स हैं वो भी कम्पिटेंट हो, वो अपने ट्रेनीज़ को भी ट्रेन करें, अपने सीनियर्स को भी सिखाएं, अपने सेमी सीनियर्स को भी सिखाएं, उन लोगों को भी इस काबिल करें कि वो कम्पिटेंट हों। वेयर अप्रोप्रिएट CA शैल मेक क्लाइंट, एम्प्लॉयर, अदर यूजर्स, प्रोफेशनल सर्विस एक्टिविटीज अवेयर ऑफ द लिमिटेशन इनहेरेंट इन द सर्विस। अगर आप एक सर्विस दे रहे हो, सर्विस में कुछ लिमिटेशन है, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने यूजर्स को बताएं। अगर एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वो बताएगा कि मेरी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, वो बताएगा, मैं तुम्हें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ। क्या बात समझ आई? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जहाँ अप्रोप्रिएट हो, CA अपने क्लाइंट्स या एम्प्लॉयर्स या जो भी अदर यूजर्स हैं जो आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, उनको बताएंगे कि आपकी सर्विस में लिमिटेशन क्या है। आप मेरे से पूछें सर आपसे क्लास पढ़ के हम पास हो सकते हैं, मैं कहूँगा आप बताएं आप पास हो सकते हैं। मेरी सर्विस की एक लिमिटेशन है, पेपर मैंने नहीं देना। अगर मैंने देना होता तो मसला ख़त्म था। मैं क्लास में पढ़ा सकता हूँ, मैं क्लास में इंग्लिश दिखा सकता हूँ, अगले दिन आप किताब पढ़ के आएँ, आपके मसले सॉल्व कर सकता हूँ, आपके लिए अच्छे से टेस्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, आपको पास पेपर्स दिखा सकता हूँ, आपको अप्रोच बता सकता हूँ। बट अगर टेस्ट देने आप नहीं आए तो मैं आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप इन्वॉल्व हो गए। मैं आपकी जगह पेपर नहीं दे सकता। आपको जब पेपरों की छुट्टियाँ मिलें और आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे बताना होगा आपको कि भाई सिर्फ मेरे पे भरोसा नहीं करना, मैं आपको अपनी तरफ से सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपना हिस्सा इसमें इनपुट नहीं करेंगे आपके लिए पास होना आसान नहीं होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी सर्विस दे रहा है वो अपने यूज़र को बताए कि उससे सर्विस की लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे ऑडिटर वो बताता है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा। जी ठीक है जी, ऑडिटर का टैक्स नहीं आता तो ये तो उसकी कंपिटेंस में मसला है। हम ये कह रहे हैं कि आपके सर्विस के अंदर कोई इनहेरेंट ऐसी लिमिटेशन है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि होती हैं, वो कंपिटेंस का मसला नहीं है। वही बात है कि मैं बहुत अच्छा भी पढ़ा दूं तो भी जो नहीं पढ़ना चाहेगा उसको मैं पास नहीं करा सकता। ये एक प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है, ये हमारी सर्विस की लिमिटेशन है कि हमने पेपर नहीं देना, पेपर आप लोगों ने देना है। ऊपर से चलो फुटबॉल का कोच होता है जैसे, वो तो फिर भी ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं साइड से हल्की फुल्की सी आवाज़ दे सकता है, पैगाम दे सकता है। हम तो आपकी परफॉर्मेंस वाले दिन कहीं और बैठे होते हैं, आपका तो कोच भी आपके साथ नहीं होता जब आप अपना फाइनल प्ले कर रहे होते हैं। तो कितनी बड़ी लिमिटेशन है टीचर की, तो ये बताना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे कहें कि हमने इस टीचर से पढ़ लिया बस अब हम पास हो जाएंगे, तो सिर्फ पढ़ लेना से पास नहीं होना, उसी टीचर के पास बच्चे फेल भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टीचर की कंपिटेंस का मसला नहीं है, उसकी सर्विस में इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो जो मर्जी काम कर ले, जब तक दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी बात नहीं बनेगी। क्लियर? कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट के प्रेमिसेस में घुस के अंदर से कुंडी लगा लेनी है और कहना लो जी अब सब महफूज है, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब फिर क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी? क्लाइंट की चीज़ें या एम्प्लॉयर की चीज़ें आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। आपको अपनी पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, आपको अपनी कंपनी की अगले 2 साल की पॉलिसियों का पता होता है, आपको अपने क्लाइंट्स के होने वाले प्रॉफिट्स का जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आए उनका पता होता है, आपका क्लाइंट कितना डिविडेंड देने लगा है आपको पता होता है। अगर ये बात आपने किसी को बता दी और उसका फ़ायदा हो गया तो आपने फीचर तोड़ दिया। खुद फ़ायदा ले लिया तो भी गलत है, किसी और को फ़ायदा दिलवा दिया तो भी गलत है। हम क्लाइंट्स की, हमारे पास बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है जिस इन्फॉर्मेशन का बड़ा ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपेक्टेड कि वो काम से काम रखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन उनको अपनी पोजीशन की वजह से मिली है उससे किसी किस्म का कोई ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, उस क्लाइंट पे काम करते हुए जो आपने सीखा वो नॉलेज आप कहीं और इस्तेमाल कर लें चलेगा, वो वर्किंग जो आपने बनाई है आप उनको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर लें कहीं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट की वो इन्फॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक के पास नहीं है और आपके पास इसलिए है कि आप स्पेशल हैं, इसलिए कि आप उनके ऑडिटर हैं, इसलिए कि आप उनकी एम्प्लॉई हैं, इसलिए कि आप उनकी टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है इस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना। और आपने ख्याल रखना है न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इनफॉर्मली भी ख्याल रखना है। वो कहते हैं सोशल गैदरिंग्स में भी नहीं, कि कहीं कराची पराठा रोल पे दोस्तों के साथ बैठे हुए जो है वो कोक का जाम चढ़ाते हुए आप कहें तेरे भाई को पता है, ये पता है, अब जो है ना इस कंपनी में अगर इस वक्त जो इन्वेस्ट करेगा वो लाखों करोड़ों कमा लेगा, ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता, ये कह के एक और जाम चढ़ा जाएगा। तो सोशल माहौल में भी नहीं,
बाकायदा उन्होंने कहा है कि आपने सोशल गैदरिंग में भी, सोशल इन्वायरमेंट में भी अपने आप को महफूज रखना है। इतने जाम नहीं चढ़ा जाने कोक के कि जो है वो आप जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, बहकी बातें। जी हाँ, इतना शहद नहीं पी लेना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इनसे पूछते हैं, बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट, गलती से हो जाने वाले डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। आपने ध्यान रखना है कि आप गलती से भी डिस्क्लोज ना करें, और ख़ासतौर पे सोशल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली टू अ क्लोज बिजनेस एसोसिएट और इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर। उन्होंने कहा क्लोज बिजनेस एसोसिएट को भी नहीं और इवन क्लोज फैमिली मेंबर को भी नहीं, बीवी को भी नहीं बताना। वो कह रहे हैं इतना ख्याल रखना है कि आपने जो है वो जलवत खलवत दोनों में ख्याल रखना है। तो बीवी को क्यों बताएंगे कि बिजनेस में क्या चल रहा है या किसी और के बिजनेस में क्या चल रहा है? हो सकता है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अपनी फर्म में भी हिफाजत करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हिफाजत करनी है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एम्प्लॉयर। एक क्लाइंट या एम्प्लॉयर आपका बनने वाला है अभी, उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, उसका भी ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसी भी जगह डिस्क्लोज नहीं करना, किसी भी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप जो आपका इदारे से बाहर है। आप एक इदारे में इंटरव्यू देने गए हुए हैं और इंटरव्यू देते हुए आपसे वो कह रहे हैं कि आप इससे पहले कौन सी कंपनी में होते थे? जी आपके कंपेटिटर में होते थे। अच्छा, वो ये वाली पॉलिसी किस तरह से करते हैं? आपने कहा जी मैं तो आपका अपना ही हूँ, ये लें जी मेरे से ये इन्फॉर्मेशन भी लें, ये तो ये वाली बात नहीं करनी। अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयर्स की इन्फॉर्मेशन का इदारा छोड़ने के बाद भी, छोड़ते वक्त भी और मौजूद रहते वक्त भी हर वक्त ख्याल रखना है। किसी पर्सनल या थर्ड पार्टी के एडवांटेजेस के लिए भी आपने डिस्क्लोज नहीं करना। इवन आफ्टर रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया आपका उस इदारे से, तब भी आपने चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी। फिर ये भी इंश्योर करना है कि जो पर्सनल अंडर सीए कंट्रोल एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम हुम एडवाइस आर ऑब्टेन रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं अगर खामोश हूँ तो मेरी टीम भी खामोश होनी चाहिए। मेरे पास अगर कोई प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, मुझे अगर कोई ख़ास बात पता है, मुझे फॉर एग्जांपल किसी आईकैप की कम्युनिकेशन हमारे साथ होती है और आईकैप कहता है कि जी हम सोच रहे हैं कि हम रिज़ल्ट फ़लाना तारीख को दे दें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम कहते हैं जी ये इस तारीख को ऐसे इस तरह से करके, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि रिज़ल्ट किस दिन आ रहा है और बच्चों के पास नहीं है, और बच्चा क्लास में सामने नज़र आ रहा है कि इस वक्त इंतज़ार कर रहा है रिज़ल्ट का, और उसे अगर बता देंगे तो वो मुतमईन हो जाएगा। नहीं बता सकते, चलो हम नहीं बताएं। हमने कहीं अपने टीए के साथ डिस्कशन में कह दिया हो, कोई प्लानिंग चल रही हो कि सर वो इस तरह से करके ये रिज़ल्ट के करीब ये क्लास ना रख लें। अब हमें पता रिज़ल्ट तो इस वक्त है ही नहीं, रिज़ल्ट तो 3 दिन पहले है। अब प्लानिंग करते हुए तो थोड़ा बहुत बंदा, अब इतना तो नहीं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियलिटी का इतना वो करना है कि नहीं बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाओ उस दिन का, ओए ऐ क्यों हो गया। प्लानिंग करते हुए दिल में तो रखना है। अब प्लानिंग के वक्त जब टीए कहेगा सर ये आपने इस दिन क्लास रखी है, इस दिन तो आईकैप का रिजल्ट है, तो आप कहेंगे यार बस मैं बता रहा हूँ ना, कुछ वजह है तो मैं नहीं बता सकता। वो आगे से बता दे लोगों को जाके, लोग कहें रिज़ल्ट इस दिन आना है और नहीं आना, आब्दी साहब ने ना इस दिन ख़ास तौर पे क्लास रखी है, अगर रिज़ल्ट होता कभी भी ना रखते। अंदर की बात बता रहा हूँ। तो अब ऐसे में सिर्फ खुद ख्याल नहीं करना, अपने टीएस को भी मना करना है कि देखो आपने भी इर्द गिर्द जो बातें सुनी हैं वो चाहे उसका कोई मतलब निकलता है या नहीं निकलता, आपने किसी को नहीं बताना। एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, हाँ जी, ये तो जाना है। नहीं ये भाई जो है ना, इन्होंने उस अंदाज में बात नहीं की थी जिस अंदाज में आप सब समझ रहे हैं। तो ये भाई मेरी ही साइड पे, मेरी ही फेवर में बात कर रहे थे कि सर आप जो है वो आपका तो बड़ा जो मामला वो इस तरह से, लेकिन मैं उन्हें यही कहा था कि नहीं मेरा वो वाला मामला भी कोई नहीं, ठीक है। मैं चलें चलें सुन लेते हैं इनकी आखिरी बात जाते जाते जी। आपके पास प्लेटफॉर्म बड़ा है, आपके पास ऑडियंस बड़ी है, आप किसी को आके स्टेबल कर देते हैं जो आपको पसंद है, जैसे चलें यहाँ तक सही है, लेकिन इसके ऑपोजिट वाली जो बात है ना, जो ना पसंद आए उसको वो फारिग करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छे लोगों को चांस मिलता है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने अगेंस्ट आने वालों को जो हम कहें कि लो जी इसने मेरे बारे में बात की है, बस इस कॉलेज के सेंटर में फायर मारना है, 2 हिस्सों में इसको तोड़ देना है, तो वो इस तरह से नहीं। चलें जी, ये बात समझ, असल में सेंटर में फायर मारने से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना जी। बात समझ आई, बात समझ आई। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने ख्याल रखना है, रखेंगे।
क्या किसी जगह पे हमें डिस्क्लोज करने की इजाज़त है? मैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा हूँ, मुझे FBI की तरफ से नोटिस आता है, वो कहते हैं फ़लाना कंपनी का आपने ऑडिट किया, वो टैक्स चोर है, हमें ये डाटा आपसे चाहिए। मैं कहना ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको कैसे बता दूँ? मैं बीवी को नहीं बताया, ICAP ने कहा है कि इमीडिएट क्लोज फैमिली को नहीं बताना, तो आप कहाँ से? वो कानून वाले हैं, अगर वो पूछ रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ICAP मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ एक ऑडिट में और सीनियर आके मेरे काम को चेक करे कि ज़रा दिखाओ कि ये तुमने काम सही किया या नहीं किया, तो मैं तो फंस गया। मैं कहूँ ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो कहेगा मैं तुम्हारा ही तो सीनियर हूँ, मैं भी उसी क्लाइंट पे बैठा हूँ, प्रोफेशनली ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारा काम देख सकूं। मैं कहूँ तुम्हारी जो मर्जी ड्यूटी हो। ICAP ने मुझे कहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल ड्यूटी हो, लीगल ड्यूटी हो, वहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जिससे कोई नुकसान नहीं लग रहा आपको नहीं लग रहा है इससे किसी को कोई नुकसान होगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपके भाई ने आपसे पूछा कि यार ये चीज़ किस तरह है। फॉर एग्जांपल आपका भाई जो है वो किसी दूसरे शहर में एक काम शुरू करना चाहता है छोटा सा अपना, उसने कहा यार तुम जिस कंपनी में बैठे हो वो लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे डील करते हैं। अब एक ऐसी चीज़ है जिसका दूसरे शहर किसी और बिजनेस में बताने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे इनसे पूछना है, क्लाइंट से पूछना है, एम्प्लॉयर से पूछना है, उनसे पूछना है कि जी मैं वॉलंटरी डिस्क्लोज करना चाहता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि इसमें खतरा नहीं है आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं डिस्क्लोज कर दूँ, अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो 3 सूरतों में चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ अलाउड कि वो डिस्क्लोज कर सकता है। ये 3 एक्सेप्शंस कहलाती हैं। नंबर 1 जहाँ डिस्क्लोजर लॉ ने कहा कि दो। नंबर 2 जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि आप बताएं, ICAP आपका रिव्यू कर रहा है, ICAP आपके अकाउंट आपको देख रहा है कि आपने सही ऑडिट किया नहीं किया, और आप कह नहीं जी हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते, ये क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो अपने प्रोफेशनल जो ड्यूटी है जिनकी आपको चेक करना, उनसे नहीं छुपाना, जहाँ लॉ कह दे ड्यूटी हो उनसे नहीं छुपाना, और जहां आप अपने तौर पे डिस्क्लोज करना चाहें तो विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट या विद द परमिशन ऑफ आपका इदारा, अगर वो आपको इजाज़त दे देता है क्लाइंट या एम्प्लॉयर, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। ये बात समझ आई? फर्स्ट करें इजाज़त मिल गई आपको इजाज़त मिल गई, आपको लॉ ने कहा कि इन्फॉर्मेशन दो और अब आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल फाइल की जिसमें सारे अकाउंट से उठा के उन्हें भेज दें, जिसमें अक्सर नीचे नोट भी डले हुए हैं कि ये चीज़ पब्लिक फाइनेंशियल्स में नहीं दिखाएंगे। तो जितना उन्होंने मांगा है उनको उतनी इन्फॉर्मेशन मिले। मुझे अगर इजाज़त मिल भी गई है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने की, तो आई मस्ट नो कि मैंने कौन से ऑडियंस के सामने कितनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से डिस्क्लोज़ करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कोई नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे एक मार्केटिंग कंपनी कहती है कि जी वो आपके कॉलेज में इस एज के बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कंपनी इस एज के बच्चों को मार्केटिंग कैंपेन करना चाहती है, आप अपने कॉलेज के बच्चों के नंबर हमें दे दें। मैं कहूँगा नहीं जी मैं तो अपने एम्प्लॉयर के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं एम्प्लॉयर के पास जाऊँ और मैं कहूँ कॉलेज वालों से हाँ भाई आप इजाज़त देते हो, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप जी साहब आप तो अपने आदमी हैं। क्या इतनी इजाज़त काफ़ी है या मुझे किसी और से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत है? यस। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्क्लोज़ करते हुए कुछ और फैक्टर्स भी जहन में रखने हैं। कितनी इन्फॉर्मेशन बतानी है, किसको बतानी है, किस तरीके से बतानी है, और क्या किसी और का इंटरेस्ट मुतासिर तो नहीं होगा, किसी और को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी, क्या उससे इजाज़त लेनी ज़रूरी है। तो ये चंद फैक्टर्स हैं। वेदर इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज कुड बी हार्म, वेदर ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड कन्फर्म, क्या मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है, क्या सारी चीज़ मेरे पास है, क्या मैंने हर इन्फॉर्मेशन ले ली है, मुझे खुद कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन पता है और मैं आगे डिस्क्लोज करना शुरू कर दूँ। तो क्या मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, किस किस्म की कम्युनिकेशन चाहिए, किसको एड्रेस करनी है, और जिन पार्टीज़ को बताना है क्या वो सही लोग हैं, क्या उनको इन्फॉर्मेशन बताने में कोई मसला तो नहीं। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज आप कर सकते हैं। क्लियर जी? हाँ, असल में ये कहानी आगे से होती है। ऑथराइज बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर, क्लाइंट या एम्प्लॉयर ने आपको इजाज़त दे दी, स्टिल ये देखना ज़रूरी है कि लॉ ने मना तो नहीं किया हुआ। अगर मना किया हुआ है तो भले आप इनसे इजाज़त ले भी लें, आप फिर भी नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है कि ये अलग है। रिक्वायर्ड बाय लॉ का मतलब है लॉ ने मांगी है, इधर क्लाइंट से आपने इजाज़त ले ली है एंड लॉ ने मना भी नहीं किया हुआ। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसकी एक्सेप्शंस और स्पेशल फैक्टर्स जो जहन में रखने हैं वो क्लियर है जी?
जी, ऑडिटर के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, तो जिस कंपनी की उसके पास इन्फॉर्मेशन है, असूलन जब उसके शेयर्स वगैरह में डील करेगा तो लीगली भी कुछ जगह पे मसला आएगा और एथिकली भी वो एक इनसाइडर है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, इवन किसी और को बता रहा है। तो हमने कहा कि किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, जो मर्जी करे। जी, कंपनी को भी तो पता होता है, और कंपनी जो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम दे रही है वो फिर क्यों देने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो उतनी ही देंगे जितने उस बंदे की बीइंग एम्प्लॉय एंटाइटलमेंट बनती है, जो कि लाखों शेयर्स नहीं होंगे, लेकिन जितना उसे पता है उस बेस पे जो उसने ख़रीदना है वो लाजमी लाखों शेयर्स होने हैं। तो जो हल्की फुल्की कंपनी ने खुद से पॉलिसी रखी हुई है वो उसमें तो नहीं वो कोई चीट कर रहा। चीट तब वो कर रहा है जब वो अपनी उस मालूमात का फ़ायदा उठाए, किसी को वो मालूमात बेचे या किसी और फैमिली मेम्बर का को फ़ायदा कराने की कोशिश करे। कॉन्फिडेंशियलिटी समझ आई। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, 5 प्रिंसिपल्स में से 5वां, पहले पे हमारी डिबेट होनी है अभी। प्रोफेशनल बिहेवियर, क्लाइंट के पास गया और जाके कहा कि मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्लाइंट ने कहा अगर हम इन्फॉर्मेशन ना दें तो घुसन करा दिया उसे, गरेबान से पकड़ लिया, ज़मीन पे लेटा लिया, 4 चपेड़े मारी, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे ही करता होगा? ऐसे तो नहीं कर सकता ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए, पढ़ा लिखा बिहेवियर होना चाहिए, डिसेंट बिहेवियर होना चाहिए। वो बोले तो डिसेंट बात लगे, वो करे तो डिसेंट बात लगे, उसकी हरकतें आम इंसानों वाली नहीं होनी चाहिए। वो लड़ाई झगड़े ना करता हो। करोड़ों की अरबों के बिजनेस करते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लड़ाइयों की वीडियोस नहीं नज़र आती। पढ़े लिखे तरीके से लड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल हैं। अगर मैं आपको कहूँगा कि एक कमरे में, एक सेमिनार हॉल में 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन से इमेज आएगा कि कोट पैंट पहने हुए लोग होंगे, टाइयाँ लगाई हुई होंगी, बड़े मौतबर से, बड़े प्रोफेशनल से अंदाज में बैठे होंगे, सोफिस्टिकेटेड बैठे होंगे और पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसलों पर डिस्कशन कर रहे होंगे। आपके जहन में ये नहीं आता कि वो 50 बंदे बैठ के उधर ये बात करेंगे यार रोटी पता नहीं कदों खुलनी है, या जो है वो आपस में वो पीटीआई वर्सेस नून लीग लड़ाइयाँ करते फिर रहे होंगे, एक दूसरे को तंग कर रहे होंगे। प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है? शुड कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना दैट मे ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन बदनाम ना हो। लोग देख के ये ना कहे यार ये किस किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए। हाँ, इसाक डाक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने कौन सा काम अनप्रोफेशनल किया है? क्या आपको कभी वो जो है वो स्पाइक्स बनाए हुए और जो है वो क्या कहते हैं वो टखनों तक का जो है उसने कच्छा पहना हुआ हो और जो है वो शर्ट के ऊपर जो है वो लाल भुजक्के किस्म के रंग की तस्वीरें बनी हुई हो, ऐसे नज़र आया कभी? अब अगेन, क्या उसने खुद झड़प की? ठीक, तो है थोड़ा सा बूढ़ा हो गया। चले, पहली बात ये कि अगेन मैं प्रोफेशनल बिहेवियर समझा रहा था, तो आपने एग्जांपल दे दिया, वो ख़तरनाक सी हो गई। एक तो वो आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। एक बड़ी गलत फहमी ये पाई जाती है कि वो आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ICAEW है, ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो ऐसे में वो भी अपने तौर पर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करने की कोशिश करता होगा। अब प्रोफेशनलिज्म ये है कि आपने बिहेव प्रोफेशनली करना है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ एक इंसान भी तो हैं। अब आपको कोई आके बार बार टकरा रहा हो तो आप 1 दफ़ा थोड़ी देर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अंदर से साइड पे रखेंगे और 4 चंडे करा देंगे, फिर दोबारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो अगेन, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए चाहिए, तो वो तो बाद में बनना है, लेकिन इंसान तो पहले ही है ना। इंसानियत वाले मसले भी तो है ना। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, पोजीशन टू पोजीशन, कैडर टू कैडर। लें जी, A CA shall not knowingly engage in any business, occupation or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity or good reputation of profession. आप किसी ऐसे काम में नहीं शामिल होंगे जिससे आपको लगे कि आपके प्रोफेशन की इज्जत पे आंच आ रही है। लोग ये ना कहें कि यार आईकैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट किस किस्म के आ रहे हैं आजकल,
क्या कर रहे हैं ये? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिसेंट होना है, ना सिर्फ डिसेंट होना है बल्कि डिसेंट दिखना भी है। नहीं, चपेड़ तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा बहुत आगे का स्टेप है। मैं वो गांधीगिरी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, खामोशी से ठीक है जी, ज़्यादा एक बंदा नुकसान कर दिया आपका, उसने एक दफ़ा और कर देगा नुकसान, फिर तंग आ जाएगा वो नुकसान करते करते, मायूस होके जो है वो चला जाएगा। जी, इस टाइम पे हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मैं इस टाइम पे अपनी ऑब्जेक्टिविटी को नहीं बोलूँगा। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जो आपके प्रोफेशन को बदनाम करे, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके प्रोफेशन पे कोई आँच आए, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे लोग पब्लिकली समझते हों कि ये एक अनप्रोफेशनल हरकत है। प्रोफेशनल होना या अनप्रोफेशनल होना ना बेसिकली थर्ड पार्टी की नज़र से देखा जाता है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास पढ़ाते हुए एक बच्चे ने एक दफ़ा जो है वो तंग किया, 2 दफ़ा तंग किया, 5 दफ़ा तंग किया, 15 दफ़ा तंग किया, 20 दफ़ा तंग किया। अब मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा जो है वो मुसलसल जो है वो कभी फिल्मों का जिक्र करना शुरू कर दे, कभी जो है वो नॉवेल्स का जिक्र करना शुरू कर दे, कभी जो है वो पुरानी हिस्ट्री का जिक्र शुरू कर दे, और सारे बच्चे बड़े तंग हो रहे हैं। और मैं किसी टाइम पर कहूँ भाई आप तो कमरे से बाहर चले जाएँ। सवाल ये है कि जो मैंने हरकत की, क्या ये प्रोफेशनल है? ये आपको प्रोफेशनल लग रही है क्योंकि आप उस कमरे में बैठे विटनेस कर रहे हैं। उस बच्चे से पूछें, वो कहेगा इंतहाई अनप्रोफेशनल हरकत है, मैं पढ़ने के लिए आया था, मुझे क्लास से निकाल दिया। टीचर से पूछेंगे, वो कहेगा इंतहाई प्रोफेशनल हरकत है, इस बच्चे को निकालने से ही तो आतंक ख़त्म हुआ। तो इट इज़ नॉट द टीचर जो बताए कि वो प्रोफेशनल हरकत थी या नहीं, इट इज़ नॉट दैट पर्सन जिसके साथ, इट इज़ थर्ड पार्टी विच इज़ इन्फॉर्म्ड, रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, वो बताएगी कि क्या हो रहा है। अब जैसे इन्होंने बात की कि जी वो तो इसहाक डार की लड़ाई हो गई और फलाना हो गया, इस तरह से हो गया। अब हम तो एक वीडियो क्लिप देख रहे हैं, उस वक्त जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक वो सारा सुना होगा, देखा होगा कि एक जगह से एक बंदा गुजर रहा होगा और दूर से एक बंदे ने पहले गाली दी हो, उसने इग्नोर करके आगे चला गया हो, फिर उसने आगे कहा तुम तो बहुत बड़े चोर हो, वो आगे निकल गया हो, फिर कहो तुम्हारा नाम इसहाक डार नहीं इसहाक डालर होना चाहिए और तुम तो बहुत ही घटिया आदमी हो, वो फिर आगे गया हो, फिर वो उसने करीब आया हो, फिर 4 लोग मोबाइल उठा के वीडियो बनाने आ गए हो, तो फिर एक टाइम आएगा कि अब जो वो हरकत करेगा वो हमें शायद अनप्रोफेशनल लगे, लेकिन जो रीज़नेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी वहाँ पे मौजूद होगी, हो सकता है वही टीवी पे आके कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया, हमारा तो दिल कर रहा था फायर खोल दें। तो अब ये व्हाट इज़ प्रोफेशनल, ये वो बताएगा जो रीज़नेबल और इन्फॉर्म्ड। अब इन्फॉर्म थर्ड पार्टी तो आप भी, आपने वीडियो देखी, इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन आप रीज़नेबल नहीं है ना, आप वो लोग नहीं हैं जिनको पता हो। और अगेन आप उस पार्टी के बंदे से पूछेंगे, वो फ़ौरन से कहेगा जी इससे अच्छी हरकत ही कोई नहीं। आप दूसरी पार्टी के बंदे से पूछेंगे, वो कहेगा इससे बुरी हरकत ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है रीज़नेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी जो अनबाइस्ड है, वो किसी एक्शन को देख के अगर कहे हाँ ये गिवन सिचुएशन में दिस वॉज अ प्रोफेशनल थिंग, तो फिर वो प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल ना बड़ा मुश्किल सा वर्ड है कि एक बंदा प्रोफेशनल है या नहीं है, या एक बंदे ने जो बात की है वो प्रोफेशनल है या नहीं है। एक टीचर आके अगर एक कमेंट करता है या एक टीचर आके एक बात करता है तो अक्सर लोग कहेंगे बड़ी अनप्रोफेशनल बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुदा ना खास्ता कहीं पे किसी जगह फेसबुक पे किसी कमेंट में लिख दूं कि बड़ा अच्छा किया है कि अपने ग्रुप्स की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बड़ा फ़ायदा होगा बच्चों को, बच्चे खा जाएंगे, मुझे लड़ पड़ेंगे, ठीक है, वो तप जाएंगे कि ये क्या है, किस तरह से। तो अब अगेन वही बात है कि अब ये उनके नज़दीक अनप्रोफेशनल बात है और मेरे नज़दीक इंतहाई प्रोफेशनल बात है कि मैं उनको गाइड करूँ कि ये तो आपको बड़े फ़ायदे वाली चीज़ मिल गई है, आपका टाइम बचेगा, आप सही डायमेंशन में काम करेंगे, ग्रुप ए के पेपर क्लियर करें 2 कम से कम, ताकि आपका अगला रास्ता खुले, बजाय इसके कि आप पेपर के पेपर तजर्बे करते रहें और 2 साल बाद कहें कि सारे पेपर ट्राई करके देख लिए, पास कोई भी नहीं होता। तो वाई नॉट शुरू से ही तो सही तरीके से फ्लो में चलें। तो अगेन प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल ये बड़ी बाइस्ड और इस तरह की डिस्कशन है। अब इंटेग्रिटी आता है, और अब आप लोगों के हालात व वाक़यात क्या हैं? क्या आप वो लंबी तकरीर सुनने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? अवाम में घबराहट पाई जाती है। ये वाले भाई अगर मेरी बात सही से सुन के और सही से इंटरप्रेट कर लेना, यकीन माने सर जी आप याद रखेंगे, आप सही से बता भी देंगे, आप आगे टीम को भी सही से बता देंगे, ठीक है। उन्होंने एक बार रिपीट कर दिया, उन्हें लगा मैंने इनको पैगाम दे दिया है, नहीं मैं पैगाम अभी देने वाला हूँ।
ठीक है, पैगाम ये है कि चूंकि इंटेग्रिटी वाली डिस्कशन जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है और होनी भी बड़ी ड्रामाई अंदाज में चाहिए, इन्होंने बीच बीच में बहुत सारी और डिस्कशन भी की, तो एक बड़ी खूबसूरत सी 22 मिनट की इंटेग्रिटी के ऊपर एक वीडियो है। वो वीडियो जो बाकायदा, हाँ चलें एक काम कर लेते हैं, कल जब वो डिस्कशन क्लास हमारी ख़त्म हो तो यहाँ पे वो वीडियो चला देंगे। तो फिर मुझे करने दे बातें। मैं तो रिप्लेसमेंट के तौर पे आपकी सहूलत के लिए रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 22 मिनट से ऊपर ना जाए, भाई ने जो है ना स्कोप डिफाइन कर दिया। तो फिर ठीक है, मतलब मैं एक अल्टरनेट निकाल रहा था कि मतलब जिससे आप लोगों की जो मायूसी और परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। चलें, मैं ठीक है, मैं उस वीडियो वाली बातें थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में वो करता हूँ। तो तैयार हैं फिर अब आप लोग? ये अब जमहूरी तरीके से आप तैयार हुए हैं, मैंने आप लोगों के ऊपर कोई ज़ोर नहीं डाला, मैंने अपनी तरफ से वीडियो देने की कोशिश की थी। इंटेग्रिटी क्या है? ये सब बेकार प्रिंसिपल हैं, ये कुछ भी नहीं है इंटेग्रिटी के आगे। इंटेग्रिटी क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपका किरदार, आपकी पॉजिटिविटी। टाइम नोट कर ले, वो 5 पे सुई है, तो 22 मिनट जो है वो कब होंगे? जब ये 5 वाली सुई 9 पे जाएगी और 9 से 1-2 मिनट ऊपर तक जा सकती है। डन हो गया, अब मेरे पास मार्जिन आ गया। हालांकि अगेन वही बात है कि इसमें अगर मैं सेल्फ इंटरेस्ट देखूं, ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आपको चीज़ समझानी है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, मैंने आज एक दूसरे शहर जाना है, लेकिन वही बात है कि अगर मैं इस वक्त ये काम की बात समझाए बगैर दूसरे शहर चला जाऊं तो मैंने अपने ज़ाती मफाद को सामने आने दिया और मकसद को पीछे ले गया। तो मकसद जो है वो ऊपर होना पता नहीं आप लोग बात समझे में नहीं। इंटेग्रिटी है ईमानदारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो फीचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो है ईमानदारी, और जो फीचर अनफॉर्चुनेटली सबसे कम होता है वो ईमानदारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आज क्यों जलील हो रहा है दुनिया की नज़र में? क्यों लोग उसके बारे में बुरा समझते हैं? आप बचपन से जिस बंदे को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमेज जहन में रख के आए थे जिस बंदे के बारे में, आज क्यों वो बंदा आपको बहुत बुरा लगना शुरू हो गया है? या क्यों आप लोगों के जहन में ऐसा इमेज आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो गलत काम करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, गलत मशवरे देते हैं? क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं पा रहे, और अगर बन गए तो हम कहेंगे जी इस जैसा तो बंदा कोई है ही नहीं, मतलब ये तो असल जो है वो बंदा। एक मिनट, सामने स्क्रीन पे इंटेग्रिटी ले आते हैं, ऑल्दो आप साथ साथ पढ़ भी लें तो आपको समझ नहीं आना कुछ भी। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ईमानदारी तोड़ता है तो वो क्या नुकसान करता है? एक कंपनी का उसे पता लग गया कि ये कंपनी इतना डिविडेंड देने लगी है और उसने अपने रिश्तेदारों में बात फैला दी और रिश्तेदारों ने 40% ऑफ द उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट कर ली और कंपनी का मैक्सिमम डिविडेंड उन हाथों में चला गया जो जानते तक नहीं थे कंपनी को। उन्हें डिविडेंड लिया और उसके बाद कंपनी इस तरह से छोड़ के गई कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग, शेयर होल्डिंग, वोटिंग सब तबाह करके चले गए। 7 महीने में कंपनी तबाह हुई हुई होगी, वो कंपनी जो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रखती थी, जस्ट इस वजह से कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एडवाइस दे दी थी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ दी थी। अक्सर लोगों के जहन में गुमान होता है कि डॉक्टर अगर कुछ गलत करे तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, और अकाउंटेंट कुछ गलत करे तो वो छोटा गुनाह है। मतलब एक जगह फेसबुक पे देखा था, लिखा था कि डॉक्टर की मिस्टेक जो है वो दफन की जाती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मिस्टेक रिकंसाइल की जाती है। ऐसा नहीं है। आप एक कंपनी के साथ जुल्म नहीं कर रहे होते। लोग आपकी ओपिनियन, कौन आप पे भरोसा करता है? जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक अपने लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं, और आपने रिपोर्ट दे दी झूठी। लोगों ने लगा दिया करोड़ों रुपया उस कंपनी पे, जबकि वो कंपनी इस काबिल नहीं थी। उनका नुकसान हो गया फाइनेंशियली। एक बंदा, एक फैमिली का अगर मर जाए ना तो कुछ अरसे तक लोग सब्र करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी फैमिली का फाइनेंशियल मर्डर हो जाए,
किसी फैमिली को एक दफ़ा फाइनेंशियली गरीब कर देना तो अगली 2-3 नस्लें तबाह हो जाती हैं। अगली 2-3 नस्लों को तालीम नहीं मिल पाती, वो आगे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉस्पेस नहीं कर सकते। और आपने एक बंदे के साथ ऐसा नहीं किया, आपने मैस पब्लिक को झूठ बोला। डॉक्टर ने एक बंदा मारा था, आपने इंसानियत मार दी। आपने इतने सारे लोगों को डिप्राइव कर दिया, इतने सारे लोगों को ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ले गए, और पता नहीं उन फैमिलियों में कितने लोग फाइनेंशियल हालात की वजह से कब कहाँ खुदकुशियाँ कर रहे हो आपको पता भी नहीं लगना। तो आप तो बंदा मारते हुए बंदे की शक्ल तक नहीं देखते, जस्ट बिकॉज कि आपने कुछ लाख रुपए कमाने थे ओवर एंड अबव वो पैसे जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो मैं नॉर्मली ये बात करता हूँ कि क्यों करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेईमानी? क्यों? लालच है, बहुत सारे पैसे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। क्या सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की वजह से लालच? पोजीशन, पावर चाहिए, हवस है। बाज़ औक़ात जॉब भी तो रिस्क पे आ जाती है, कभी कभी आप मजबूरी की वजह से भी कर रहे होते हैं। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप बेईमानी नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। आपका बॉस कहते हैं यार ये ऐसे कर दो, आप कहते हैं ना करूं, तो उसने कहा ठीक है फिर तो कोई और जॉब देख लेना। तो कभी कभी आप मजबूरी में बेईमानी करते हैं, कभी कभी आप लालच में बेईमानी करते हैं। 2 मेन रीजंस। मजबूरी वाली बेईमानी पता नहीं कैसे जस्टिफाइड है। कौन मजबूर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसको डर लग रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये डर है कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वो मजदूर जिसको अगले टाइम के खाने का नहीं पता, वो बेईमानी नहीं कर रहा, और वो बेईमानी कर रहा है जिसको डरना ही नहीं चाहिए, वो जिसके ब्रोशर्स पे लिखा होता है 100% एम्प्लॉयमेंट, वो जो कंफर्म है कि अच्छा काम करता है तो उसको किसी ना किसी कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छी जॉब मिल जानी है। वो डर जाता है कि मैं बेईमानी नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर तो मजदूर को हर दिन 4 कत्ल करने चाहिए, क्योंकि फिर तो उससे ज़्यादा तो मजबूर कोई नहीं है। वो गरीब को तो अगले वक्त का खाना नहीं मिलेगा, फिर तो सबसे ज़्यादा बेईमानी उसे करनी चाहिए। वो मजदूर ईंट पे सर रख के सुकून से सो रहा है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे डर लग रहा है कि उसको नौकरी से निकाल रहा है कोई। जी, अब सवाल ये है कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान में सारी कंपनियों का इतना कमाल नेटवर्क है कि आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे तो आपको जॉब ही ना मिले? और क्या आपकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि आप कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं जी आपको तो हम जॉब दे ही नहीं सकते? पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे। तो अगर आपको काम आता है तो फिर आपकी नौकरी की सबसे बड़ी ज़मानत आप खुद हैं। और अगर आपने इस वजह से इनकार किया है कि आपने ईमानदारी करनी थी और आपको नौकरी पे कोई नहीं रख रहा, तो ठीक है, जो रखेगा आप उसके पास चले जाएं। और क्या पूरी दुनिया में सारे ही लोग गलत हैं? क्या पूरे पाकिस्तान में सारे ही लोग गलत हैं? सारे लोग गलत हैं। ओके, आप अपनी एडवाइजरी शुरू कर लें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप फर्म रजिस्टर करा सकते हैं, आप कंपनियों को ऑडिट कर सकते हैं। आप कहेंगे जी कंपनियां कहती हैं 2 नंबरी करो तो हम अपना ऑडिट करवाएंगे, तो मत पकड़ें ऐसी कंपनियां। और सैकड़ों हज़ारों कंपनियां हैं, जितनी मर्जी पकड़ें कंपनियां। तो ये तो थकी हुई रीज़न है कि मजबूरी की वजह से हमें बेईमानी करनी पड़ती है। अगर ये रीज़न है तो फिर तो गरीब तो उसका हक बनता है कि वो तूफ़ान मचा दे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 100% एम्प्लॉयमेंट रेट वाला अगर डर जाता है तो फिर तो लानत है, ऐसी क्वालिफिकेशन पे लानत है कि आप इतना करने के बाद भी अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी नौकरी सिक्योर नहीं है और मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए बेईमानी करनी है, तो फिर उससे बेहतर वाकई मजदूर है। तो डर तो थकी हुई रीज़न है। हाँ, लेकिन लालच अच्छी रीज़न है। लालच है, पैसा नोटू ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे, अय्याशी हो जाएगी। तो यस, हमें बेईमानी करनी चाहिए, हमें ज़रूर बेईमानी करनी चाहिए क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? कितने पैसे? कितनी बेईमानी करनी है? हाथ मारना है तो हाथ ज़रा बड़ा मारना है। अब ये डिपेंड भी तो करता है ना, आपको हाथ कितना बड़ा पड़ेगा, आप किस इदारे में है, उस इदारे की टोटल मालियत कितनी है। तो आप एक इदारे में एक बहुत बड़ी बेईमानी करके शायद 5 लाख की करप्शन कर लेंगे, आप कहेंगे नहीं मज़ा नहीं आया। करप्शन कम से कम को 20-25 लाख की होती, आप कहेंगे ये भी नहीं।
तो पहले मेयार तो बड़ा करें ना। अब आप ऊपर की कंपनी में तो बहुत आगे जाके पहुंचेंगे ना। अभी जिस कंपनी में वहाँ आप एक बहुत बड़ा हाथ मार लेंगे तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की करप्शन कर लेंगे। क्योंकि जब आप करप्शन करेंगे तो रखनी भी तो इतनी है ना कि नज़र में भी ना आए। तो 50 लाख बहुत बड़ी करप्शन है। कर लिया आपने 50 लाख की करप्शन, अब आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी है, क्योंकि आपके पास 15 कनाल का घर आ चुका है। 50 लाख है आपके पास, नहीं आएगा 15 कनाल। कितने कनाल का घर आएगा? 5 मरले का घर भी नहीं आ सकता। लानत है फिर तो करप्शन पे। मतलब फिर करप्शन का लेवल बढ़ाएं, लेकिन उस बढ़ाने के लिए अपने आप को काबिल एतबार बनाएंगे तो अगली कंपनी में जाएंगे ना। तो अभी थोड़ी सी ईमानदारी दिखा लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाके बड़ा हाथ डालेंगे। चलो इस दफ़ा थोड़ी बड़ी कंपनी में गए, 1 करोड़ की करप्शन कर ली। 1 करोड़ की करप्शन के बाद आपको 5 मरले का प्लॉट नहीं मिल रहा अच्छी जगह पे, 2 करोड़ की करप्शन कर लें। 2 करोड़ की करप्शन से 5 मरले का घर लेंगे। प्लॉट नहीं, घर मिल जाएगा 2 करोड़ में, इतनी भी लोटे नहीं में चाहिए। 2 करोड़ से आपको 5 मरले का घर मिल गया और यू लिव हैप्पीली देयर आफ्टर, एवर आफ्टर। सारी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। क्यों? अब तो 2 करोड़ कमा चुके हैं आप, ऊपर की कमाई 2 करोड़। चलो 2 करोड़ का घर लेके और साइकिल पे बैठ के घर में एंटर हो रहे होंगे। मोटरसाइकिल, गाड़ी तो 50-40 लाख की आती है। फिर करप्शन करनी पड़ेगी, फिर करप्शन कर लेते हैं। फिर करप्शन की 50 लाख की गाड़ी ली, अब गाड़ी की दुम ज़्यादा बाहर निकली हुई है, घर 5 मरले का है, वो गैराज में पूरी नहीं आ रही, घर बड़ा कर लेते हैं, 4 करोड़ की करप्शन कर लेते हैं। घर बड़ा हो जाएगा, जब घर बड़ा हो जाएगा गाड़ी छोटी लगना शुरू हो जाएगी, गाड़ी करोड़ की ले लेते हैं, ठीक है, गाड़ी करोड़ की ले लें। अब 4 करोड़ के आप घर में रह रहे हैं और गाड़ी भी आपके पास बड़ी है, और लोग आके कहते हैं यार, एम ही लोग कहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गल्ला ही मनिया ने, वो अंदरून लाहौर में मेरा फलाना रिश्तेदार है, वो तो 1 करोड़ की कमेटी डालता है हर महीने। आपने कहा यार है तो बड़ी हकीर सी बात, बड़ा गंदा सा लगा। अच्छा ये सोफ़े भी पुराने हैं, टाइलें भी पुरानी हैं, यार बड़ा घुटा हुआ इलाका नहीं है, कैसे जीते हो यहाँ पे? हाँ मसले कोई नहीं, मैं इलाका बदल लेता हूँ। आपने ना 8 करोड़ की करप्शन कर ली, आप जब ना आप डिफेंस में चले गए, डिफेंस में जाके आपने कनाल का घर लिया, तो उस पूरे मोहल्ले में आपका घर 1 कनाल ना, तो 2 कनाल का घर होना चाहिए। 2 कनाल का जब आप घर लेंगे तो फार्म हाउस वाले आपको देख के हमेशा हकीर इंसान समझते रहेंगे। अभी अब आपने देखना है कि पीछे करप्शनें कितनी हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस, और आप पकड़े भी नहीं गए अभी तक। आप जगह जगह करप्शन करते आ रहे हैं, मतलब कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ करप्शन करते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने आप को स्केल अप करते रहेंगे। सोना फिर उसी एक बिस्तर पे है। बहुत अमीर होने से एक दिन में आप 10 मुर्गे नहीं खा सकते। बहुत अमीर होने से एक दिन में बहुत ब्रांडेड पानी आप 25 बोतलें नहीं पी सकते। आपको नींद भी उतनी आनी है, आपकी खुराक भी उतनी होनी है, बहुत ही ब्रांडेड लाइफस्टाइल। आप अपने इतने अमीर हो जाएं कि आपको कभी वॉशरूम में ना जाना पड़े। नहीं ना करें, आप तो अमीर आदमी हैं। को बटन ऐसा डिवाइस करें, बटन दबाया हजम, आपको डेली बाथरूम जाना पड़ेगा। लानत है उस पैसे पे। तो वो पैसा आपकी ज़िंदगी की पानी पीने की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी करप्शन कर लेते हैं, 2 अरब की, फिर हो जाएगा। तो इतनी सारी करप्शन, इतना कमाने के बाद भी जब आपने जो पीना है, जो खाना है, जो निकालना है, ये सब आपके इख्तियार में ही नहीं है और आप अपनी एक फिजिकल लिमिटेशन के अंदर फंसे हुए हैं, तो वो पैसा फिर लग कहाँ रहा है? वो कहाँ जा रहा है? वो तो दुनिया को दिखाने के लिए लगा रहे हैं। वो तो आप अंदर बैठे हुए, आपको उलझन हो रही है शायद उस गाड़ी में बैठे हुए, आपसे चल नहीं रही, आपको परेशानी है, आप सड़क पे जाते हुए परेशान हो रहे हैं, दोस्तों को देते हुए परेशान हो रहे हैं। तो आप तो सिर्फ वो पैसा सिर्फ जमा कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं। और वो दुनिया जो बार बार आके बार बार आपको यही कहती है कि आप तो गरीब इंसान हो, आपको तो अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हज़रत अली का कॉल है कि कितना बदनसीब है वो इंसान जो ज़िंदगी गरीबों वाली गुजारे, हिसाब अमीरों वाला दे। आपने हिसाब अमीरों वाला दिया, ये जितना भी खर्चा आपने किया वो अपने ऊपर नहीं किया है, ये दुनिया के ऊपर किया है।
हो सकता है आप एक आल्टो गाड़ी पे होते और आप उस पर कंफर्टेबल होते और आप उसी पे चलते रहते अगर आप दुनिया को ना देख रहे होते। आपको मज़ा आता, ज़िंदगी जीने का मज़ा आता। आपका दिल करता है, आपको भिंडी के साथ रोटी खानी अच्छी लगती है और आप इसलिए नहीं खा रहे कि लोग कहेंगे कि तो गरीबों वाला खाना खाता है, तो आपने तो दुनियादारी में अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। पैसे भरते रहे, पैसे उठा के तिजोरी में डालते गए, एक दिन आपके ही सिक्योरिटी गार्ड ने आपको गोली मारी और आपके पैसे अलॉन्ग विद बाकी सामान लेके चला गया। ये टोटल ज़िंदगी है। चलें, ये कमाने से दुनिया की नज़र में तो मोतबर हो गए। क्या दुनिया कभी ये कहेगी कि ये बड़ा साफ कमाता है? हर जगह बैठ के जलील करेंगे, हर जगह कहेंगे वो बंदा नहीं रातों रात उसके पास पैसा आया है, हराम का कमाया है, देखना बच्चा माजूर होगा, देखना बीमारियों में निकल जाना है, और असल में भी ऐसे ही निकल जाना है। तो दुनिया भी तबाह। मैं अभी रिलीजियस तो बात ही नहीं कर रहा, वो डिपार्टमेंट जवाद साहब का है, ठीक है, कि वो मतलब मैं तो उस साइड पे ही नहीं आ रहा। मैं तो आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कि ये सारा पैसा कमा के भी अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलना, आप नींद नहीं खरीद सकते। मैं जनरली करोड़पति लोगों को मैंने इतनी दफ़ा मैं कोट करता हूँ, मैंने तड़पते देखा है, बिस्तर पे लेट के लौटें बदल रहे हैं, कभी ये करवट कभी ये करवट, आंखें लाल हुई पड़ी हैं, गोलियां खा रहे हैं, नींद की नींद नहीं आती। और मैंने मज़दूरों को ईंट पे सर रख के सोते बहुत सुकून से भी देखा है। तो ना नींद का ताल्लुक़ अमारत से है, ना सुकून का ताल्लुक़ अमारत से है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको फंसा ज़रूर देती हैं, डरा ज़रूर देती हैं, आपसे बिल्ड करते रहते हैं, बिल्ड करते रहते हैं, ज़माने से हर वक्त डरते रहते हैं, और एंड पे एक हकीर सी ज़िंदगी। और लोग आपके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते। मैं एक जुमला अक्सर कोट करता हूँ, जेन्युइनली एक जुमला जो कि दो बिजनेसमैन को आपस में बोलते देखा कि एक क्लाइंट जो है वो मतलब जो एक ऑडिट फर्म से सर्विसेज ले रहे थे, उसने दूसरे बंदे से जो दूसरी कंपनी का था उससे बैठ के कहा कि यार ये वाला काम जो है ना वो हमारा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ये कैसे करवाएं। तो उसने कहा यार वो फलाना जो वो है फर्म, उसको पैसे दे दो, वो कर देगी, काम 2 नंबर था। उसने कहा नहीं ये ना ज़रा मुश्किल काम है, ये वो नहीं मानेंगे, 2 नंबर काम है, वो नहीं मानेंगे, वो तो अच्छे लोग हैं। उसने कहा एक काम करना, बड़ा गोश्त फेंक देना, 2 मिलाता हुआ आ जाएगा। टोटल गेम ओवर। पैसे ने ये औकात बना दी। मतलब जिस पैसे वो जो लालच है उसने तो जानवर बना दिया आपको। लोगों की नज़र में भी इज़्ज़त नहीं मिली, समाज की नज़र में भी इज़्ज़त नहीं मिली, अपनी नज़र में भी इज़्ज़त नहीं मिली। और उसके बजाय वो बंदा जो कि हक हलाल की कमा रहा था वो सुकून से सो रहा था, उसको सुकून मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हक हलाल 20-25 हज़ार रुपये को कहते हैं, हमारा हक हलाल भी लाखों में होता है। आपकी असल नीड्स एक ख़ास लेवल तक की होती हैं। यानी एक बंदा अपना लाइफस्टाइल जितना मर्जी भी लेविश कर लेना, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा के खर्चे नहीं हो सकते। ग्रॉसरी पे एक ख़ास लिमिट पे ब्रेक लग जाएगी, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा ग्रॉसरी का। बिजली का बिल आप ज़्यादा से ज़्यादा, घर में 3-4 कमरे हैं, उसके सारे एसी सारे के सारे टाइम जब जब तक लाइट है आप चलाएंगे, इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो एक ख़ास लिमिट आपके खर्चों की, और इनकम बढ़ती जा रही होती है। उससे ऊपर की इनकम प्लॉटों में लग रही होती है, घरों में लग रही होती है, इन्वेस्टमेंट्स में लग रही होती है, बिजनेस में लग रही होती है। आपको जितना चाहिए होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड उससे ज़्यादा देती है जितना आपकी नीड होती है। उससे ऊपर का पैसा तो आपके वैसे ही इख्तियार में नहीं होता, ना आपके सामने होता है, आपके अकाउंटों में, आपकी तिजोरियों में भी कई दफ़ा नहीं होता। उसमें भी डर लगता है कि घर आके कोई लूट के चला जाएगा। तो जो नीड है जब सीए में ऑलरेडी मिल रही है सारी की सारी, तो बेईमानी करने के पीछे ना रीज़न नहीं समझ आते। और वो बेईमानी जिसके बाद माशरे में आपने अपना मकाम बढ़ाया नहीं है, गंवा दिया है। कि लोग आपके बारे में कहें 2 नंबर आदमी है, आपके मोहल्ले वाले आपके बारे में कहें 2 नंबर आदमी है। मैं फाइनल अदालत में आपके साथ क्या होगा उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा होता, तो बहुत बुरी होनी है, दुनिया में जलील हो जाएंगे। तो इंटेग्रिटी इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है कि इसको तोड़ने से सिर्फ़ और सिर्फ जलालत मिलती है। आपको लगता है आपको पैसे मिले हैं, वो पैसे आप अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते। वो पैसे आप खर्चते ही दुनिया की आंखों की चमक बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने घर को बाहर से खूबसूरत बना देंगे। आप 5 मरले के घर में रहें या 4 कनाल के घर में रहें, आपको सोने के लिए उतनी ही जगह चाहिए, आपको तो मरने के लिए भी उतनी जगह ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बड़ा ही ब्रांडेड आदमी हैं तो आप मरें तो 1 कनाल की कब्र हो, आपकी कब्र भी उतनी होनी है। और उस टाइम पे वो लोग जो कि आपके पैसों से
पता नहीं क्या क्या याशी कर रहे थे, वो आपकी कब्र बनाते हुए 1 फुट एक्स्ट्रा के गोर्गन को पैसे देते हुए सोचेंगे यार क्या फ़ायदा, बंदा तो मर गया। ये औकात है। और इस बंदे को बेईमानी करनी है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कमाना है। और मज़े की बात है, क्या कमाना है? तो 2 नंबरी जितनी भी करते जाएं, आपकी नीड्स कभी भी नहीं पूरी होती। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हाँ, वो इंसान सेटिस्फाई होता है जिसको आदत होती है, वो अपने पास जो मौजूद होता है उसके ऊपर कनात रखता है। जब बाइक पे बैठा हुआ एक बंदा मुतमईन है ना, और गाड़ी को हसरत की नज़र से नहीं देख रहा, सबसे खुश इंसान हुआ है जो बाइक पे बैठा है और फ़ख्र महसूस कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग साइकिलों पे और बहुत सारे लोग पैदल हैं। जब तक आप सड़क पे फिरती हुई गाड़ियों को देखेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि मैं तो बहुत ही नाकाम इंसान हूँ। लेकिन किसी दिन उस गाड़ी में बैठ के देखिएगा, आप छोटी गाड़ी में बैठे होंगे, आपको बड़ी गाड़ी नज़र आएगी। बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, आपको ऊंची गाड़ी नज़र आएगी। ऊंची गाड़ी में बैठे हुए होंगे तो आपको ब्रांडेड गाड़ी नज़र आएगी। उसमें बैठेंगे तो और तरह की गाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो ये ख़त्म ही नहीं होता ये सफ़र कभी भी। हाँ, लेकिन उस दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वो बड़ा अच्छा है, और उसके बाद कुछ मिले तो उस पर शुक्र करते हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाते हैं। तो मैं अक्सर कोट करता हूँ कि हज़रत अली का कौल है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं। एक ये कि जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो हासिल है उसे पसंद करो। तो जो आपके पास है वो बेस्ट है। मैंने देखा है लोग 2 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन वो 50,000 मज़ीद मिल जाए उसके लिए इतनी मेहनत मुशक्क़त कर रहे होते हैं। वो अपने पास रखा हुआ 2 लाख मज़ा नहीं दे रहा होता, वो 50,000 इजाफी कमाने के चक्कर में ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। उस 50,000 की लालच में जिसका 4 गुना जेब में पड़ा है, वो जेब वाले को नहीं देखते, वो उसको देखते हैं जो उनके पास नहीं है, और उस चक्कर में वो 2 भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जिस दिन आपको ये फ़िलासफ़ी समझ आ जाए कि लाइफ में जो आपके पास है वो बेहतरीन है, जब लालच ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लालच कभी भी नहीं ख़त्म होना, लालच का पेट कभी भी नहीं भरना। आप तमा करते रहेंगे, चीज़ें लेते रहेंगे, स्टेटस बढ़ाते रहेंगे, और दुनिया हमेशा आपके स्टेटस को कम ही काउंट करेगी, क्योंकि दुनिया का तो काम है, उनको तो अच्छा लगता है तकलीफ़ देना। अगर अपने आप को मुतमईन करना है तो जो आप कमा रहे हैं ईमानदारी से कमा रहे हैं, यकीन माने बहुत मज़े की नींद आती है, बहुत अच्छा। और ईमानदारी वालों के लिए कम पैसा नहीं है। जेन्युइनली मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं अपने आप को केस स्टडी बनाना चाहता हूँ कि एक बंदा अगर वाकई ही ईमानदारी से, शराफत से काम करे तो क्या वो बिज़नेस, क्या वो नौकरी, क्या वो इस माशरे में सर्वाइव कर सकता है। और मैंने अभी तक देखा है कि ऐसा नहीं है जो फिल्मों में होता है कि हर वक्त गुंडे उठा के ले जाएँ अच्छे बंदों को, हर वक्त जो है वो कत्लो गारत हो रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से बहुत अच्छा कमा लिया जाता है। और उल्टा हिसाब हो गया है, जब बेईमान लोग इतने बढ़ गए ना तो ईमानदार आदमी ब्रांडेड हो गया है। कहते हैं यार इसको वो कर देते हैं मुख्तलिफ, जैसे भाई ने कहा कि जी ये तो आसपास ये वो, आज भी 3 अलग अलग जगह कहते हैं आप आएँ हमारा सेटअप संभाल लें। ईमानदारी इतना बड़ा एसेट है कि सबको पता है कि यार ये जो मर्ज़ी कर ले, ये 2 नंबर ही नहीं करेगा। ये इतना बड़ा एसेट है कि आप सबकी नज़र में मुमताज़ हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी, फर्म्स में भी, जो फर्म्स बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके पास बहुत अच्छे क्लाइंटेज है। क्योंकि आज के दौर में हर बंदा ही तो 2 नंबर काम कर रहा है, तो जो 1 नंबर काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली मुमताज़ हो जाता है, वो ब्रांडेड बन जाता है। तो लाइफ में कोशिश कीजिएगा कि कभी भी ईमानदारी पे समझौता नहीं करना, क्योंकि ईमानदारी गई ना तो इज़्ज़त भी चली जानी है, हाथ कुछ नहीं आना, और आपको दूसरी तरफ के नुकसान होने जो आपको पेरेंटली नज़र नहीं आ रहे। अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, औलाद सही नहीं होगी, कारोबार में हर वक्त परेशानी रहेगी, अजीबो गरीब सी बीमारियों में मुलव्वस हो जाएंगे, सुकून चला जाएगा। यही वो सारी चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान चाहता है। और सिर्फ आपके पास होगा दुनिया को दिखाने के लिए खूबसूरत से घर, जो सिर्फ उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बैठ के आपको तो चैन ही नहीं आता। तो अंदर के इंसान को मुतमईन करना सीख लें, इतनी मज़े की ज़िंदगी होती है, सुकून ही सुकून। और वही बात है कि मैं ये नहीं कह रहा बहुत गुर्बत में अपने अंदर के इंसान को मुतमईन करें। सीए में बड़ी अमारत के साथ ईमानदार आदमी भी बड़ी अच्छी, अमीर, वेल सेटल लाइफ गुजार सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ ईमानदारी दिखाने की कोशिश करें, पैसा चल के आपके पास आएगा, और जब हलाल पैसा आएगा ना तो फिर मज़ा भी आएगा आपको। वो सारे लोग जो बार बार घड़ियों को देख रहे हैं, अब वो पूरे 2 मिनट ऊपर हो गए, 22 मिनट का जो वादा था वो पूरा हुआ। तो कोशिश कीजिएगा ज़िंदगी में कभी भी इस ईमानदारी को फॉलो करने की कोशिश करें। यकीन माने मैं इस्लामिक बेनिफिट नहीं बता रहा, कमर्शियली ईमानदारी ब्रांडेड चीज़ है,
मज़ेदार चीज़ है, ख़ुद भी पूरी ज़िंदगी बहुत मज़े की गुजारेंगे। सिर्फ एक ईमानदारी पे कायम रहना है और डरना नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर डर रहा है ना तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो सब कुछ ख़त्म है ना, फिर तो हर बंदे को डरना चाहिए दुनिया के। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। आप लोगों का फिर पास पेपर्स का सेशन होगा, हो सकता है आपको कोई और बंदा नज़र आए जो आप लोगों के साथ जो है वो जद्दोजहद कर रहा हो। ठीक है जी।